उन्हें योद्धा को ले जाने की चिंता नहीं करनी होगी। सुबह 6 बजे 29 नंबर डिफेंस प्लेनेट पर एक मेजर जनरल अचानक प्लेटफॉर्म पर प्रकट हुए और नीचे लोगों की ओर देखने लगे। मैदान में धीमी आवाज में बातें कर रहे लोग चुप हो गए और सामने खड़े मेजर जनरल की ओर देखने लगे। सब लोग, यह मिशन बहुत महत्वपूर्ण है। हमने आप लोगों को वापस बुलाया है क्योंकि यह मामला बहुत जरूरी है। मेजर जनरल की शांत आवाज मैदान में गूंज उठी। श्रोता थोड़ा तनावग्रस्त हो गए। मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा। मैंने आपके मिशन पहले ही आपको भेज दिए हैं। कृपया इसे जांच लें और किसी को भी लीक न करें। तो फिर अपने मातहतों को लेकर आगे बढ़ो और अग्रिम मोर्चे पर जाओ। समझे? हाँ, नीचे खड़े लोग जोर से चिल्लाए। यह मेजर जनरल वाकई बहुत तेज और उग्र था। उसने ज्यादा कुछ नहीं बोला। दरअसल उसका भाषण इतना छोटा था कि वांग टेंग को हैरानी हुई। वांग टेंग और डीक्वी ने अपनी कलाई घड़ियों पर नजर डाली और अपने मिशन को पढ़ा। हमारे मिशन अलग अलग हैं। डीक्यू ने निराशा में अपना सिर हिलाया। हमें मिशन उच्च अधिकारियों द्वारा सौंपे जाते हैं। हम उन्हें चुन नहीं सकते। वांग टेंग को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। उसके पास कई तरीके थे जिन्हें वह दूसरों के सामने नहीं दिखा सकता था। अकेले जाना उसके लिए बेहतर था। हालांकि मेजर के तौर पर उनके अधीनस्थ भी थे। यह थोड़ा परेशानी भरा था। वांग टेंग को लगा कि अकेला रहना उसके लिए अधिक उपयुक्त है। कितनी अफसोस की बात है। चलो प्रतिस्पर्धा करते हैं और देखते हैं कि कौन अधिक सैन्य कारनामे जीतता है, डीक्यू ने मुस्कुराते हुए कहा। बहुत ही परेशानी वाली बात है। वांग टेंग ने उसकी ओर देखा और आह भरी। वह ठंडी और दूर रहने वाली डीक्यू ऐसी कैसे हो गई? सैन्य कारनामों में प्रतिस्पर्धा। क्या वह उसे घमंड करने के लिए मजबूर नहीं कर रहा था? मैं अपनी बड़ाई नहीं करना चाहता। मैं बस सैन्य उपलब्धियों को इकट्ठा करना चाहता हूं और चुपचाप रैंक में आगे बढ़ना चाहता हूं। तो फिर ये तय हो गया। डीक्यू ने वांग टेंग के जवाब का इंतजार नहीं किया और उसके लिए सहमत हो गया। अपना हाथ हिलाते हुए वह पार्किंग की एक जगह की ओर चला गया। चलो चलें। मौन, उसे मजबूर क्यों करना पड़ा? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वांग टेंग ने बिना कुछ कहे अपना सिर हिलाया। वह नंबर 18 पार्किंग की जगह की ओर चल दिया। उच्च अधिकारियों द्वारा भेजे गए अधीनस्थ वहां पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। उसे बस जाकर रिपोर्ट देनी थी। 18 नंबर पार्किंग स्थल पर 20 मार्शल योद्धा व्यवस्थित तरीके से उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उन्होंने उसे पहचान लिया। मेजर वांग टेंग। योद्धाओं ने एक स्वर में उनका स्वागत किया। वे एक साथ आगे बढ़े और आगे देखते हुए उनके चेहरे पर सख्त भाव थे। वांग टेंग ने 20 योद्धाओं का आंकलन किया और चुपचाप उनकी क्षमताओं का अध्ययन किया। सबसे पहले, वे सभी दिव्य स्तर के मार्शल योद्धा थे। वे सभी वांग टेंग के समान ही थे। वे सभी 7वें स्तर और उससे ऊपर थे। उनमें से कोई भी उससे नीचे नहीं था। अपनी आभा के आधार पर ये सभी दुर्जय योद्धा थे जो युद्ध के मैदान में घूमते थे। उनकी तुलना साधारण मार्शल योद्धाओं से नहीं की जा सकती थी। यदि वह टीम को आश्वस्त नहीं कर पाते तो इस टीम का नेतृत्व करना आसान नहीं होता। वांग टेंग को अचानक याद आया कि जनरल कैमरून ने क्या कहा था। चूंकि वह मेजर थे, इसलिए उन्हें सामान्य सैनिक के रूप में शुरुआत करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन उन्होंने उसे एक ही मंच पर इतने सारे अधीनस्थ क्यों दिए? क्या वे उसकी योग्यता का परीक्षण कर रहे थे या उसे शुरुआती दांव दे रहे थे? वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। चलो चलें। उसने सलाम किया और बिना समय बर्बाद किए अपना आदेश दे दिया। कृपया। एक कठोर चेहरे वाली लंबी महिला योद्धा आगे बढ़ी और उसने आगे बढ़ने के लिए हाथ उठाया। वांग टेंग ने उसकी ओर देखा। यह महिला लोमड़ी जाति की थी। वह उसमें लोमड़ी के गुण देख सकता था। वह एक सफेद लोमड़ी थी और आकर्षक और सुंदर दिख रही थी। हालांकि उसका ठंडा चेहरा उसे दूर और उग्र बना रहा था। मैं आपकी सहायक हूं, सहायक पैगी, महिला मार्शल योद्धा ने शांति से कहा। एडजुटेंट। वांग टेंग आश्चर्यचकित था। क्या यह सचिव जैसा नहीं था? जब कोई परेशानी हो तो उसे सहायक को सौंप दो। जब कोई परेशानी न हो तो जाओ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह आपका नंबर 29 डिफेंस प्लेनेट पर पहला मौका है, इसलिए हो सकता है कि आप इस जगह को ठीक से न समझ पाएं। इसलिए उच्च अधिकारियों ने मुझे आपका सहायक बनने के लिए भेजा है। मैं आपको वह जानकारी प्रदान करूंगा जिसकी आपको आवश्यकता है और जो भी आवश्यक है उसे समझाऊंगा। मैं सिर्फ एक खुफिया कर्मचारी नहीं हूं। मैं एक मजबूत मार्शल योद्धा भी हूं और 137 बार युद्ध के मैदान में रहा हूं। जहां तक मेरे सैन्य कारनामों की बात है, तो आप बाद में आंतरिक सैन्य नेटवर्क पर जांच कर सकते हैं। यह विस्तार से दर्ज है। इस प्रकार मैं नंबर 29 रक्षा गृह पर आपके सभी मिशनों के लिए युद्ध के मैदान में आपकी सहायता करूंगी, पेगी ने अपना परिचय दिया।
वांग टेंग ने अपने जंगली विचारों को रोककर गंभीर भाव से उससे कहा, ठीक है एडजुटेंट पैगी, मुझे भविष्य में तुम्हें परेशान करना पड़ेगा। चलो पहले युद्धक जहाज पर चढ़ते हैं। मैं इस यूनिट के सदस्यों का परिचय बाद में दूंगी, पैगी ने कहा। वांग टेंग ने सिर हिलाया। वह उसके पीछे पीछे मध्यम आकार के सैन्य युद्धक जहाज पर चढ़ गया। ये ईगल 7 मॉडल बैटलक्राफ्ट है जिसका इस्तेमाल सेना करती है। यह अपनी गति और चपलता के लिए जाना जाता है। इसकी आक्रमण शक्ति उतनी अच्छी नहीं है, पेगी ने परिचय कराया। बेशक इसे शैतानी सरदारों से निपटने में कोई समस्या नहीं है। बचे हुए योद्धा भी युद्धयान में सवार हो गए और किनारे की सीटों पर बैठ गए। पैगी वांग टेंग के पास बैठ गई। चूंकि मैं बड़े अंतरिक्ष यान में यात्रा करने का आदी था, इसलिए ये युद्धयान मेरे लिए थोड़ा तंग था। हालांकि वहां पर्याप्त जगह थी। इसमें 30 लोग बैठ सकते थे। इस यूनिट में केवल 21 लोग थे। यूनिट के सदस्य युद्धक जहाज पर चढ़ने के बाद चुप रहे। हालांकि वे चुपके से वांग टेंग की ओर देखते रहे, उनकी नजरों में शत्रुता और अनिच्छा का भाव था। ये सामान्य बात थी। अगर उनका सीधा वरिष्ठ कोई परिचित और शक्तिशाली मार्शल योद्धा होता, तो उन्हें कोई शिकायत नहीं होती। हालांकि वांग टेंग को इस पद पर हवाई जहाज से उतारा गया था। उसके पास कोई सैन्य कारनामा नहीं था और वह पहले कभी युद्ध के मैदान में भी नहीं गया था। यह आश्चर्य की बात होगी यदि वे ऐसे वरिष्ठ व्यक्ति द्वारा आश्वस्त हो। युद्ध का मैदान बहुत खतरनाक था। अगर उनका वरिष्ठ अधिकारी अच्छा नहीं था, तो इस बात की पूरी संभावना थी कि वे जिंदा वापस नहीं लौटेंगे। वांग टेंग एक तेज और संवेदनशील व्यक्ति था, इसलिए उसने उनकी भावनाओं को समझ लिया। हालांकि उसने इसे दिल पर नहीं लिया। युद्धक जहाज धीरे धीरे ऊपर उठे और अपने गंतव्य तीसरे अग्रिम रक्षा बेस की ओर बढ़े। अंतरिक्ष यान को युद्धयान के उपतंत्र द्वारा नियंत्रित किया जाता था। उन्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। वांग टेंग ने पलकें झपकाई और मन ही मन बोला, राउंड बॉल, मैं इसे तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं। कोई समस्या नहीं, मैं इसे संभाल लूंगा। राउंड बॉल ने हंसते हुए युद्धयान के सबसिस्टम पर आक्रमण किया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि कोई दुर्घटना न हो। इस अंतरिक्ष यान पर निजी नियंत्रण होना बेहतर था। राउंड बॉल पर नियंत्रण होने से वह खतरों को तुरंत भांप सकेगा और त्वरित निर्णय ले सकेगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये सेना की सामुदायिक खुफिया प्रणाली थी, लेकिन इस अंतरिक्ष यान पर मौजूद प्रणाली सिर्फ एक उपप्रणाली थी। इसकी रक्षा क्षमता मुख्य प्रणाली जितनी शक्तिशाली नहीं थी। राउंड बॉल ने बिना पकड़े ही इसे हैक कर लिया। पैगी और अन्य लोगों को यह पता नहीं था कि यह युद्धयान वांग टेंग के नियंत्रण में था। मेजर वांग टेंग, मुझे इस छोटी इकाई के सदस्यों का परिचय देने दीजिए। पेगी ने वांग टेंग के जवाब का इंतजार किया। स्वीकृति मिलने के बाद उसने सदस्यों का परिचय देना शुरू किया। ये फ्लाइट सार्जेंट आर्वेन है। वह 87 बार युद्ध के मैदान में गया है और उसने। वांग टेंग को आश्चर्य हुआ कि पेगी इस यूनिट को अच्छी तरह समझती थी। वह उनके सभी चरणों, सैन्य कारनामों, युद्ध के मैदान में उनके जाने की संख्या आदि को जानती थी। वांग टेंग को अपनी यूनिट की संक्षिप्त समझ थी। धन्यवाद एडजुटेंट पैगी, आपके परिचय के लिए धन्यवाद। वांग टेंग ने दूसरों की ओर देखने से पहले पैगी को देखकर मुस्कुराया। मुझे आप सभी को जानकर खुशी हुई। चूंकि आप मेरी टीम में हैं, तो आइए एक दूसरे का ख्याल रखें। युद्ध का मैदान जीवन और मृत्यु का स्थान है। मैं केवल इतना वादा कर सकता हूं कि मैं आपके जीवन को मजाक में नहीं लूंगा, बस इतना ही। सबकी आंखों में शत्रुता का भाव थोड़ा कम हो गया। यह मेजर किसी कुलीन परिवार के सामान्य वंशज की तरह नहीं था जिसे वे जानते थे। उसके साथ बातचीत करना आसान लगता था। आमतौर पर कुलीन परिवारों के लोग सामान्य योद्धाओं के जीवन के बारे में ज्यादा नहीं सोचते थे। उन्होंने कई ऐसे किस्से सुने थे जहां ऐसे लोगों के नेतृत्व में उनके साथियों को बहुत कष्ट सहना पड़ा था। कुछ योद्धा जो जीवित वापस आ गए थे, उन्होंने इसे व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया था, इसलिए ये महज निराधार अफवाहें नहीं थीं। वांग टेंग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और आराम करने लगा। वे अभी भी तीसरी अग्रिम पंक्ति से कुछ दूरी पर थे। उनकी यात्रा भी सुरक्षित नहीं थी। सैन्य अड्डे के सुरक्षा घेरे से बाहर निकलने के बाद उनका वातावरण और भी खतरनाक हो गया। किसी भी समय अंधेरे भूत प्रकट हो सकते थे। एट नोवल बन एट कुछ अंधेरे प्रेत मानव युद्धक विमानों को देखते ही तुरंत हमला कर देते थे। यही कारण था कि युद्धयान अधिक गति से यात्रा नहीं कर सकता था, जिससे दुर्घटना होने पर उसे पर्याप्त प्रतिक्रिया समय मिल जाता था। पेगी और बाकी लोग इस स्थिति से परिचित थे। उन्होंने पूरी यात्रा के दौरान अपनी सुरक्षा में कोई कमी नहीं आने दी। किसी भी आपात स्थिति के लिए सभी ने अपने हथियार संभाल कर रखे थे। जब उन्होंने वांग टेंग का उदासीन रवैया देखा तो वे थोड़ा असहाय महसूस करने लगे। उनका नेता एक नौसिखिया लग रहा था जिसे कोई अनुभव नहीं था।
हालांकि वे सभी एक ही नाव में सवार थे और वांग टेंग अच्छा लग रहा था। इसके अलावा उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। वे केवल उसे स्वीकार कर सकते थे और सतर्क रहने के लिए और भी अधिक मेहनत कर सकते थे। 20 मिथक एक योद्धा को ले जा सकते हैं। 1 20 योद्धाओं ने एक दूसरे की ओर देखा और एक दूसरे की आंखों में संकल्प देखा। अच्छा, इस संकल्प के साथ वे कुछ भी हासिल कर सकते हैं। उन्हें योद्धा को ले जाने की चिंता नहीं करनी होगी। युद्ध यान 50 किलोमीटर तक उड़ा। अचानक मुख्य नियंत्रण स्क्रीन पर एक लाल चेतावनी दिखाई दी। पेगी खड़ी हुई और चली गई। अन्य योद्धाओं ने अपने हथियार कसकर पकड़ लिए। उनकी आभा बदल गई। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि स्क्रीन पर अलर्ट चमकने से पहले ही वांग टेंग ने डार्क फोर्स के आने का पता लगा लिया था। मेजर वांग टेंग, सामने काले भूतों का एक समूह है। बल में उतार चढ़ाव के आधार पर कम से कम 13 शैतान राजा हैं, पैगी ने धीमी आवाज में कहा। पैगी की आवाज सुनकर वांग टेंग ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने पहले ही अंधेरे भूतों के प्रकार और उनकी संख्या की पुष्टि कर ली थी, जैसे ही वे दिखाई दिए। इसलिए वह चिंतित नहीं था। हालांकि 13 शैतान राजा उनकी छोटी टीम के लिए एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी थे। ये अंधेरे प्रेत आमतौर पर मानव मार्शल योद्धाओं की तुलना में अधिक शक्तिशाली थे। इसके अलावा उनकी क्षमताएं अप्रत्याशित थीं और वे मर नहीं सकते थे। मानव मार्शल योद्धाओं, या यूं कहें कि प्रकाश गुट के योद्धाओं को कभी भी अंधेरे गुट पर कोई लाभ नहीं मिला। ताकत में अंतर बहुत बड़ा था। इसलिए अंधेरे प्रेतों के साथ लड़ाई के दौरान प्रकाश गुट को अंधेरे गुट का विरोध करने से पहले कई मार्शल योद्धाओं को भेजना पड़ा। वांग टेंग खुद को प्रकाश गुट का मानते थे। दरअसल इस शब्द का इस्तेमाल करने वाले वे अकेले नहीं थे। दोनों गुटों को सार्वभौमिक रूप से प्रकाश और अंधकार गुटों के रूप में स्वीकार किया गया। वांग टेंग को यह बात बहुत पहले से पता थी, लेकिन वह कभी भी अग्रिम मोर्चे पर नहीं था, इसलिए उसे कई बार अंधेरे भूतों का सामना नहीं करना पड़ा। इसलिए यह बात उसे बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाई। वह इस नंबर 29 रक्षा ग्रह पर एक अलग तरह का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। एट नोबल एट मुख्य विषय पर वापस आते हुए, 13 अंधेरे प्रेतों के प्रकट होने से युद्धयान में माहौल तनावपूर्ण हो गया। हालांकि वांग टेंग चिंतित नहीं था। उसने अपने आदमियों की तरफ देखा। इससे पहले कि वह कुछ बोलता, कोई उठ खड़ा हुआ। मेजर वांग टेंग, हम लड़ने का अनुरोध करते हैं। बोलने वाला व्यक्ति फ्लाइट सार्जेंट आर्विन था। वह सभी सैनिकों में से शीर्ष 3 सबसे मजबूत मार्शल योद्धा थे। सबसे मजबूत पैगी थी। वह दिव्य अवस्था के शिखर पर थी और उसके पास पर्याप्त युद्ध का अनुभव था। अंधेरे प्रेत हमें खोज चुके हैं। उनसे छुटकारा पाना मुश्किल होगा। हम केवल लड़ सकते हैं, पैगी ने धीमे स्वर में समझाया, जब वह स्क्रीन पर नजदीक आती लाल रोशनी को देख रही थी। जाओ और उन्हें नष्ट कर दो। वांग टेंग ने बिना उठे शांति से उत्तर दिया। इन मार्शल योद्धाओं को लड़ने देने से उन्हें उनके कौशल को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। हाँ, पेगी वांग टेंग के धैर्य से हैरान थी। हालांकि उसने ज्यादा नहीं सोचा और बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। केबिन का दरवाजा खुला और 20 योद्धा आगे बढ़े। उन्होंने युद्धक जहाज से बाहर निकलने से पहले भयंकर दिखने वाले युद्ध कवच पहने हुए थे। पैगी सहित सभी 20 मार्शल योद्धा अंधेरे प्रेत से निपटने के लिए गए। दरअसल पेगी चाहती थी कि वांग टेंग भी अभिनय कर सके। 13 शैतान राजा थे। जितने ज्यादा लोग, उतनी ज्यादा ताकत। वांग टेंग भी एक दिव्य स्तर का मार्शल योद्धा था, इसलिए वह कमजोर नहीं होगा। लेकिन वांग टेंग ने हिलने का कोई संकेत नहीं दिया। उसे यह विचार मन से निकाल देना पड़ा। एक अधीनस्थ अपने वरिष्ठ से लड़ने के लिए कैसे कह सकता है? युद्धक जहाज में सिर्फ वांग टेंग ही बचा था। खैर, अगर राउंड बॉल को भी शामिल कर लिया जाए, तो 2 प्राणी हो गए। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या आप बाहर जाकर देखने नहीं जा रहे हैं? राउंड बॉल ने पूछा। वांग टेंग ने कहा, उन्हें 13 शैतान राजाओं से निपटने में सक्षम होना चाहिए। वे बहुत बदकिस्मत हैं कि उन्हें आप जैसा वरिष्ठ व्यक्ति मिला। कोई बात नहीं, चलो बाहर जाकर देखते हैं। वांग टेंग मुस्कुराया। उसने अपनी पीठ को फैलाया और सीधे बाहर की ओर बहते हुए बाहर निकल गया। उसने कोई भी युद्ध कवच नहीं पहना था और बिना किसी तरह से खुद को बचाए बाहर आ गया। उसने अपनी ओर तैरती काली धुंध को देखा। 13 शैतान राजाओं के अलावा 30 शैतान सरदार भी थे। यह एक शक्तिशाली अंधकार में प्रेत समूह था। आमतौर पर कोई भी उनसे नहीं मिल सकता। हालांकि सैन्य अड्डे से निकलने के कुछ समय बाद ही उनकी मुलाकात अंधेरे प्रेतों की इस टीम से हुई। रक्षा गृह कुछ ऐसा ही होता है। आपको कभी पता नहीं चलता कि अगले ही पल आपकी मुलाकात किससे होगी। पैगी और बाकी लोग पहले से ही अपनी जगह पर थे। जब उन्होंने वांग टेंग को देखा तो वे हैरान रह गए। हालांकि जब उन्होंने देखा कि उसने कवच भी नहीं पहना हुआ है तो उनके भाव बदल गए।
उनका वरिष्ठ अधिकारी थोड़ा अविश्वसनीय था। क्या वह मौत की तलाश में था? अंधेरे भूतों का सामना करते समय उसने कवच क्यों नहीं पहना था? मेजर वांग टेंग, जल्दी से अपना कवच पहन लो। ये शैतानी पतंगे के काले भूत हैं। वे एक तरह का पाउडर छोड़ेंगे जो जहरीले बल और काले बल से बना है। अगर आप इसे अंदर लेंगे तो आप काले बल से दागदार हो जाएंगे और जहर खा जाएंगे, पेगी ने जल्दी से चिल्लाया। उसे अब अपनी आवाज की परवाह नहीं थी। वांग टेंग ने आश्चर्य से देखा। उसने पहले कभी इस तरह का काला भूत नहीं देखा था। वांग टेंग को लगा कि उसके पास कई तरह के अनुभव हैं और वह कई तरह के काले भूतों से मिला है। हालांकि ये पहली बार था जब उन्होंने डेविल मॉथ रेस में से किसी को देखा था। नंबर 29 डिफेंस प्लेनेट वाकई एक खास जगह थी। बेस से बाहर निकलते ही उसे एक नए तरह के अंधेरे भूत का सामना करना पड़ा। इसके अलावा यह एक काला भूत था जिसमें जहर और काले तत्व दोनों थे। ऐसा लग रहा था कि वह उनसे कुछ लाभ उठा सकता है। वांग टेंग के होठों पर एक अनजान सी मुस्कान उभरी। उसने पेगी से कहा, मेरी चिंता मत करो, अपना ख्याल रखना। पेगी को गुस्से में सिर में खून की नदियां बह रही थी। उसने उसकी बात नहीं सुनी और मुस्कुरा भी रहा था। उसने उसकी बातों को दिल पर नहीं लिया। यह सोचना कि वह सोचती थी कि वह काफी विश्वसनीय है, वह अंधी होगी। पैगी को अपने इस वरिष्ठ अधिकारी के सामने कुछ असहाय महसूस हुआ। लेकिन यह उसके लिए ज्यादा सोचने का समय नहीं था। शैतानी पतंगे की काली छायाएं पहले ही उन तक पहुंच चुकी थी और लड़ाई शुरू हो चुकी थी। वांग टेंग ने हस्तक्षेप करने का कोई संकेत नहीं दिखाया। वह युद्धयान के शीर्ष पर आया और नीचे की लड़ाई को देखते हुए खुशी से बैठ गया। ये शैतानी पतंगे जैसे काले भूत प्रेत भयानक दिखते थे। वे इंसानों जैसे थे। उनकी मांसपेशियां खुरदरी थीं और उनके चेहरे घिनौने थे। वे मिश्रित आंखों और पीठ पर रोएदार पंखों के साथ पैदा हुए थे। जब वे अपने पंख फड़फड़ाते थे तो एक काला पाउडर बाहर निकलता था। पेगी और बाकी लोग इस पाउडर से डरे हुए लग रहे थे। यूनिट में एक वायु तत्व मार्शल योद्धा था। उसने पाउडर को उड़ाने के लिए एक तूफान बनाया। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसके पीछे के मार्शल योद्धा आगे बढ़े और सभी प्रकार के बल हमलों के साथ शैतान कीट अंधेरे प्रेत पर हमला करना शुरू कर दिया। वांग टेंग ने सिर हिलाया। वह बता सकता था कि इन मार्शल योद्धाओं के पास बहुत अनुभव और शक्तिशाली युद्धक क्षमताएं थीं। कुछ ही समय में अधिकांश शैतान सरदार मारे गए। 3 शैतान राजा भी मारे गए। मानव मार्शल योद्धाओं ने एक दूसरे के साथ अच्छा सहयोग किया, इसलिए फिलहाल कोई हताहत नहीं हुआ। वांग टेंग ने देखा कि पेगी की कमांडिंग स्किल ही उनकी ऐसी उपलब्धियों का कारण थी। उसका सहायक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह एक अनुभवी कमांडर थी, जो युद्ध के दौरान सभी को आदेश देती थी ताकि वे अपनी युद्ध शक्ति का 200% उपयोग कर सकें। शैतानी पतंगे के अंधेरे भूत प्रेत मूर्ख नहीं थे। जब उन्हें टीम में पैगी की अहमियत का एहसास हुआ, तो 5 शैतान राजा उस पर हमला करने के लिए दौड़ पड़े। पैगी के चेहरे पर भाव बदल गए। उसने सीधे लड़ने की बजाय पीछे हटने का फैसला किया। आर्वेन और अन्य लोग पेगी के चारों ओर इकट्ठा हो गए और बीच में उसकी रक्षा की। वे इन शैतान राजाओं से एक शक्तिशाली प्रहार सहने के लिए तैयार थे। ये हमला युद्ध की शुरुआत के बाद से अब तक का सबसे गंभीर हमला हो सकता है। इस बात की पूरी संभावना है कि वे घायल हो जाएंगे। शैतान मॉथ रेस के शैतान राजा उन पर हमला करने के लिए तैयार थे। उनके पास उनसे लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आर्वेन और अन्य लोगों ने अपनी सारी ताकतें छोड़ते हुए शैतान राजाओं को घूरा। स्वूश! अचानक हवा में एक हल्की ध्वनि गूंज उठी। पेगी और अन्य लोगों ने एक धुंधली सुनहरी छाया को अपने पास से गुजरते हुए देखा। फिर 5 शैतान राजाओं के शरीर हवा में जम गए। छींटे, 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 छींटे। अगले ही पल 5 शैतान राजाओं के सिर उनकी गर्दन से अलग होकर गिर पड़े। उनके विशालकाय शरीर से हरा काला खून बहने लगा और वे जमीन पर गिर पड़े। पैगी और अन्य लोग अचंभित रह गए। अभी क्या हुआ? धमाका! जोरदार धमाके ने उन्हें चौंका दिया। उन्हें आखिरकार यकीन हो गया कि 5 शैतान राजा एक ही वार में मारे गए। यह क्या है? हर कोई अविश्वास में था। वे उस सुनहरी छाया की तलाश में आकाश को स्कैन कर रहे थे जिसने 5 शैतान राजाओं को मार डाला था। उन्होंने देखा कि वांग टेंग युद्धयान के शीर्ष पर पैर मोड़कर बैठा है और उसके चारों ओर एक सुनहरा ब्लेड घूम रहा है। यह उस सुनहरी छाया के समान ही दिख रही थी जो उन्होंने अभी देखी थी। चाहे वे कितने भी मूर्ख थे, वे जानते थे कि वांग टेंग ने ये कृत्य किया था। लेकिन यह अविश्वसनीय था। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि उनका वरिष्ठ एक नौसिखिया जैसा दिखता था, लेकिन वह काफी शक्तिशाली था। इसके अलावा वह एक दिव्य आत्मा गुरु था। कांस्य पदक जीतने का क्या हुआ? वह एक मिथकीय व्यक्ति था। जब उन्हें कुछ समय पहले आए विचार याद आए तो उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई। वे भाग रहे हैं।
किसी ने समय रहते प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चिल्लाया। वांग टेंग कितना शक्तिशाली था, ये देखकर अंधेरे प्रेतों ने प्रतिरोध करना छोड़ दिया। उन्होंने भागने का फैसला किया। उनका ख्याल रखना, उनमें से किसी को भी जाने मत देना। पैगी के आदेश के साथ मार्शल योद्धा आगे बढ़े और शेष अंधेरे प्रेतों का सफाया कर दिया। इनमें से आधे शैतान पतंगे मारे गए, बाकी के पास लड़ाई जारी रखने की कोई प्रेरणा नहीं थी। इस प्रकार वे मार्शल योद्धाओं के मुकाबले नहीं थे, उनसे तुरंत निपटा गया। भले ही उन्होंने शैतानी रूपांतरण को अंजाम दिया हो, तो भी यह व्यर्थ था। वांग टेंग मुस्कुराया। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति जारी की और अपने आसपास बिखरे हुए गुण बुलबुले उठाए। तारामंडल बल अंधेरा तारांकन 2800, दिव्य क्षेत्र आत्मा 250, डार्क वेनम डस्ट 100, तारामंडल बल अंधेरा तारांकन 2000, दिव्य क्षेत्र आत्मा 180, शैतानी रूपांतरण तारांकन 300, नक्षत्र बल अंधेरा तारांकन 1500, शैतानी रूपांतरण तारांकन 320, तारामंडल बल अंधेरा तारांकन 1800, डार्क वेनम डस्ट 100, अल्पविराम। तुरंत वांग टेंग का तारामंडल डार्क फोर्स ऊपर उठा, 18,000 अंक एकत्रित किए। दुर्भाग्य से वह अभी भी छठे स्तर तक पहुंचने से कुछ दूरी पर था। वांग टेंग अधीर नहीं था। नंबर 29 डिफेंस प्लेनेट पर कई अंधेरे भूत थे। यह तो बस शुरुआत थी। उन्होंने सेलेस्टियल रियल स्पिरिट के 2100 अंक और शैतान परिवर्तन के 1350 अंक भी प्राप्त किए। आत्मा 46,800 बटा 50,000 आकाशीय क्षेत्र। शैतान रूपांतरण 2100 बटा 10,000 बड़ी उपलब्धि। वांग टेंग ने अपने गुण पैनल पर नजर डाली। वह अपनी आत्मा के लिए एक सफलता प्राप्त करने के करीब पहुंच रहा था। यह जल्द ही ब्रह्मांड के दायरे तक पहुंच जाएगा। उस समय उनकी क्षमता दूसरे स्तर तक बढ़ जाएगी। जब उसने डिवोर निहिलिटी बीस्ट को चुराया तो उसकी आत्मा की उत्पत्ति और जीवन की उत्पत्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई। लेकिन उसकी आत्मा विशेषता में बहुत अधिक वृद्धि नहीं हुई। यह अभी भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। यह विशेषताओं को चुनने की तुलना में उतना तेज नहीं था। आखिरी विशेषता ने वांग टेंग को आश्चर्यचकित कर दिया। यह शैतान की जाति की जन्मजात प्रतिभा थी, डार्क वेनम डस्ट। तीसरी अग्रिम पंक्ति और मिशन आवश्यकताएं। वांग टेंग ने अभी अभी युद्ध के दौरान शैतान पतंगे के अंधेरे प्रेत को डार्क वेनम डस्ट का प्रयोग करते देखा था। यह उतना शक्तिशाली नहीं लग रहा था। एक वायु तत्व मार्शल योद्धा द्वारा बनाई गई आंधी डार्क वेनम डस्ट को उड़ा देने के लिए पर्याप्त थी। उनकी सूची में एक और बेकार तकनीक जुड़ गई। वांग टेंग ने निराशा में अपना सिर हिलाया। लेकिन कुछ ध्यान से सोचने के बाद उसे लगा कि यह सच नहीं था। ध्यान रखें, सभी इकाइयों में पवन तत्व वाला मार्शल योद्धा नहीं था। वायु तत्व विशेष था और इस विशेषता वाले युद्ध योद्धा कम थे। अगर कोई वायु तत्व मार्शल योद्धा नहीं होता तो चीजें मुश्किल हो जाती। अन्य मार्शल योद्धा क्रूर बल के साथ डार्क वेनम डस्ट को पीछे धकेल सकते थे, लेकिन इससे उन्हें केवल एक छोटी सी खिड़की मिलती। शैतान पतंगे की काली छायाएं युद्ध के दौरान लगातार काली विष धूल छोड़ती रहती थी। इसलिए चाहे वह आमने सामने की लड़ाई हो या टीम की लड़ाई, अगर टीम में कोई पवन तत्व मार्शल योद्धा न हो तो डार्क वेनम डस्ट को रोकना संभव नहीं था। ऐसी स्थिति में डार्क वेनम डस्ट से निपटना मुश्किल था। इसका मतलब यह था कि डार्क वेनम डस्ट एक अत्यंत उपयोगी तकनीक थी। डार्क वेनम डस्ट 800 बटा 3000 अच्छी तरह से वाकिफ। उन्होंने डार्क वेनम डस्ट के 1800 अंक प्राप्त किए, जिससे ये कौशल आधारभूत स्तर से पारंगत स्तर पर पहुंच गया। वांग टेंग इसे आजमाने के लिए उत्सुक था, इसलिए उसने अपनी उंगलियों की एक चुटकी से डार्क वेनम डस्ट को अंजाम दिया। उसकी उंगलियों के बीच पाउडर के छोटे छोटे कण दिखाई दिए। वाह, डेमन लोड्स पॉइजन बॉडी से जहर बल का उपयोग करके बनाया गया डार्क वेनम डस्ट और भी ज्यादा जहरीला लगता है। काश मैं इसे किसी पर आजमा पाता। उसने चुपचाप पेईजी और अन्य लोगों की ओर देखा। खांसी, वे सभी जिम्मेदार अधीनस्थ थे। उसके मन में ऐसे गंदे विचार कैसे आ सकते हैं? वांग टेंग ने अपनी उंगली हिलाए और पाउडर आसमान में बिखर गया। अंधेरे प्रेतों द्वारा गिराए गए विशेष बुलबुले के अलावा उन्होंने मार्शल योद्धाओं द्वारा गिराए गए बुलबुले भी एकत्र किए। उनमें से अधिकतर बल के गुण थे। उल्लेख करने लायक कुछ भी नहीं था। ये विशेषता बुलबुले उसके चरण में परिवर्तन लाने के लिए पर्याप्त बड़े नहीं थे। एट नोबलबन एट सभी ने युद्ध के मैदान को साफ कर दिया। अंधेरे प्रेतों को मारने से उन्हें सैन्य कारनामे मिलेंगे। अगर वे शैतान राजाओं को मारते तो उनका योगदान अधिक होता। एड्स बाय पब फ्यूचर, सेना की खुफिया प्रणाली उनके योगदान की गणना करेगी। किसी मार्शल योद्धा को किसी मिशन पर जाते समय अपनी कलाई घड़ी को सैन्य खुफिया प्रणाली से जोड़ना होता था और यह वास्तविक समय में आंकड़ों पर नजर रखती थी।
इसके बाद ये प्रणाली युद्ध क्षेत्रों में फैले उपग्रहों द्वारा प्राप्त विभिन्न छवियों के साथ प्राप्त परिणामों की तुलना करेगी और फिर अंतिम सैन्य उपलब्धि गणना के लिए डेटा रिकॉर्ड करेगी। इसमें कोई त्रुटि नहीं होगी। इसलिए कुलीन परिवारों के लिए धोखाधड़ी करना और नकली सैन्य कारनामों का दावा करना असंभव था। बेशक, अगर कोई व्यक्ति सैन्य खुफिया तंत्र द्वारा ट्रैक नहीं किया जाना चाहता है, तो वह बस डिस्कनेक्ट हो सकता है। इस तरह उसके योगदान को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। यह व्यक्ति की पसंद पर निर्भर करता था। महान कियान साम्राज्य की खुफिया प्रणाली भी एक बुद्धिमान जीवन रूप हो सकती है। यह मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है, राउंड बॉल ने अचानक कहा। ओह, तुम्हें कैसे पता? वांग टेंग ने पूछा। एक सामान्य खुफिया प्रणाली ऐसी जटिल गणनाएं करने में सक्षम नहीं होगी। क्या आप जानते हैं कि इतने सारे मार्शल योद्धाओं को ट्रैक करना कितना मुश्किल है? इसे कई रक्षा ग्रहों को कवर करना होगा। सिस्टम सिर्फ नंबर 29 रक्षा ग्रह पर काम नहीं कर रहा है, राउंड बॉल ने समझाया। वांग टेंग ने सिर हिलाया। इस पहलू में राउंड बॉल अधिक परिचित थी। पेईजी और अन्य लोगों ने युद्ध के मैदान को शीघ्रता से साफ कर दिया और अंधेरे प्रेतों के शवों को रखने के लिए बने अंतरिक्ष उपकरण में रख दिया। इसके बाद वे युद्धयान में वापस लौट आए और रक्षा की तीसरी पंक्ति की ओर बढ़ते रहे। पेईजी और बाकी लोग कभी कभी वांग टेंग की तरफ देखते थे। वे बात करना चाहते थे, लेकिन अंत में चुप रहे। उनके नेता की योग्यता उनकी अपेक्षाओं से अधिक थी। उसने एक साथ 5 शैतान राजाओं को मार डाला। यह कोई ऐसी उपलब्धि नहीं थी जो कोई भी दिव्य स्तर का मार्शल योद्धा कर सकता था। उन्हें लगा कि वह कमजोर है, लेकिन वह बस अपनी योग्यताएं छिपा रहा था। वह उन्हें समझाने में बहुत आलसी था। सभी को उलझन महसूस हुई। उनके दिलों में आश्चर्य, शर्मिंदगी और कई अन्य भावनाएं उमड़ रही थीं। हालांकि वे अपने नेता के रूप में एक शक्तिशाली मार्शल योद्धा पाकर खुश थे। इससे मिशन पर उनकी सुरक्षा बढ़ गई। वे जानते थे कि यदि वांग टेंग ने कार्रवाई नहीं की होती, तो 5 शैतान राजाओं के साथ टकराव के बाद हताहत होते। यदि वास्तविक युद्ध क्षेत्र में पहुंचने से पहले ही उनके कोई हताहत हो जाते, तो अग्रिम मोर्चे पर तैनात लोग उनका मजाक उड़ाते। युद्ध के मैदान में किसी को भी मौत का डर नहीं था, लेकिन हर किसी को उम्मीद थी कि वे जिंदा बच जाएंगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा। यह जानना ही काफी था कि वांग टेंग शक्तिशाली था। अपनी बाकी यात्रा के दौरान वे उसके साथ अधिक सम्मान से पेश आते रहे। उन्होंने उसे एक दुर्जय युद्ध योद्धा का सम्मान दिया। ब्रह्मांड और युद्ध के मैदानों में शक्तिशाली लोगों को हमेशा लोगों का सम्मान प्राप्त होता है। उनकी यात्रा के बाकी हिस्से में कुछ भी खास नहीं हुआ। उन्हें कुछ अंधेरे भूत प्रेत दिखे, लेकिन आर्वेन और बाकी लोगों ने उन्हें आसानी से संभाल लिया। लगभग 3 घंटे बाद ईगल 7 युद्धक जहाज तीसरे अग्रिम रक्षा बेस पर पहुंच गया। दूर से वे एक विशाल धातु से बना युद्ध किला देख सकते थे, जो एक विशालकाय जंगली जानवर की तरह जमीन पर पड़ा था। युद्ध किले के केंद्र में एक रक्षात्मक दीवार थी जिसका कोई अंत नहीं था। यह 30 मीटर ऊंची थी और मजबूत और सख्त सामग्री से बनी थी। यह मोटी भी थी। पूरी दीवार एक विशालकाय अजगर की तरह दिख रही थी। यह एक शानदार नजारा था। मेजर वांग टेंग, हम तीसरे फ्रंटलाइन रक्षा बेस पर पहुंच गए हैं, पेग्गी ने खड़े होकर कहा और स्क्रीन के माध्यम से बाहर का दृश्य देखा। चलो उतरें। हाँ सर, मैं पहले रक्षा बेस से संपर्क करूंगी। पेग्गी ने युद्धक जहाज को हवा में ही रोक दिया। अपनी पहचान की पुष्टि होने के बाद भी युद्धक जहाज आगे बढ़ता रहा और फिर धातु से बने युद्धक किले के अंदर उतरा। वे एक पार्किंग स्थल पर रुके। वांग टेंग और उनकी टुकड़ी युद्धक जहाज से उतरी। मेजर, कृपया अपना पहचान प्रमाण दिखाएं। युद्ध कवच पहने योद्धाओं की एक टीम आगे बढ़ी। नेता ने बोलते हुए वांग टेंग को सलामी दी। वांग टेंग ने अपनी पहचान संबंधी जानकारी भेजी। वांग टेंग की पहचान की पुष्टि करने के बाद दूसरे पक्ष के चेहरे पर थोड़ी नरमी आई। उसने सलामी दी और आगे कहा, मेजर वांग टेंग, तीसरे फ्रंटलाइन डिफेंस बेस में आपका स्वागत है। वांग टेंग ने सिर हिलाया। मैं यहाँ एक मिशन पर आया हूँ, इसलिए मुझे इस बेस के कमांडर जनरल डाटे से मिलना होगा। कृपया मेरे पीछे आइए। जनरल डाटे ने पहले ही अपने आदेश दे दिए हैं। आप पहुंचते ही उनसे मिल सकते हैं। वांग टेंग ने नेता के साथ युद्ध किले में प्रवेश किया। वह एक कमरे में पहुंचा जो एक विश्राम क्षेत्र जैसा लग रहा था। एक मेजर पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। वह वांग टेंग का स्वागत करने के लिए आगे आया और सलामी दी। मेजर वांग टेंग, कृपया मेरे पीछे आइए। मैं जनरल डाटे का सहायक हूँ। एड्स बाय पब फ्यूचर। अरवेन और अन्य लोग विश्राम स्थल पर प्रतीक्षा करते रहे, जबकि वांग टेंग सहायक के पीछे पीछे जनरल डाटे के कार्यालय में चला गया। जनरल डाटे थरी आइज रेस से एक स्वर्गमंच मार्शल योद्धा था। उसके लंबे भूरे बाल थे। हालांकि वह जनरल कैमरून जितना सख्त और कठोर नहीं था। मेजर वांग टेंग, आप आखिरकार यहां आ गए।
जनरल डाटे खड़े हुए और मुस्कुराते हुए अपनी डेस्क के पीछे से बाहर चले गए। जनरल डाटे, मैं आपके मिशन में सहयोग करने के लिए यहाँ हूँ, वांग टेंग ने झुककर जवाब दिया। वह असहाय महसूस करता था कि सेना के लोग हर समय सलामी देते रहते थे या झुकते थे। ये काफी तकलीफदेह था। हालांकि हर कोई ऐसा कर रहा था, इसलिए उसे भी लोगों का अनुसरण करना पड़ा। कृपया बैठ जाइए, डाटे ने वांग टेंग को सोफे पर बैठने के लिए कहा। एक दूसरे के सामने बैठने के बाद डाटे ने बिना समय बर्बाद किए सीधे मुद्दे पर आकर इस मिशन के बारे में विस्तार से बताना शुरू कर दिया। हमें खबर मिली है कि एक डाक ऑपरेशंस टुकड़ी ने तीसरे फ्रंटलाइन बेस के उत्तर पश्चिम में खुद को तैनात कर लिया है। हम उनके इरादे नहीं जानते, इसलिए मुझे आपसे सहयोग की आवश्यकता है और इस मामले की जांच करने के लिए आगे आना चाहिए। दूसरे पक्ष की ताकत क्या है? वांग टेंग ने पूछा। हम जानते हैं कि निम्न स्तरीय शैतान सम्राट हैं, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होंगे। हमें पक्का नहीं पता कि वे किस नस्ल से हैं। 30 से 40 शैतान राजा और कुछ 100 शैतान सरदार और उससे नीचे के हैं। 2 निम्न स्तरीय शैतान सम्राट। वांग टेंग गहरी सोच में डूबा हुआ था। वहां बड़ी संख्या में अन्य अंधेरे भूत भी थे। यह थोड़ा परेशान करने वाला था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वहां बहुत अधिक प्रभावी जानकारी नहीं थी। यह थोड़ा परेशान करने वाला था। हालांकि संख्याएं बड़ी हैं, लेकिन आपका मिशन जांच करना है। आपको उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है, जनरल डाटे ने समझाया। इसके अलावा मैं आपकी सहायता के लिए पेशेवर खुफिया अधिकारी भेजूंगा। क्या आपके पास कोई और सवाल है? मैं समझ गया। मुझे स्थान बताओ, मैं अपनी टीम के साथ तुरंत वहां पहुंच जाऊंगा। जनरल डाटे को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि उन्होंने कितनी शीघ्रता से प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। ध्यान रहे, उन्होंने अतीत में कई अन्य इकाइयों से संपर्क किया था, लेकिन अंधेरे प्रेतों की संख्या और ताकत के बारे में सुनने के बाद उन्होंने ये दावा करते हुए पीछे हटना शुरू कर दिया था कि वे इस काम के लिए सक्षम नहीं हैं। उन्होंने कुछ इकाइयों को जांच आगे बढ़ाने के लिए मजबूर किया, लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं आया। अंत में उनके पास मुख्य बेस से मदद मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और उन्होंने इस मिशन के लिए एक विशिष्ट टीम भेजने को कहा। जनरल डाटे को जब एहसास हुआ कि वांग टेंग सिर्फ एक दिव्य स्तर का मार्शल योद्धा है, तो उसे थोड़ा संदेह हुआ। लेकिन चूंकि उसे मुख्यालय से भेजा गया था, तो उसमें जरूर कुछ खास बात होगी। वे उसे मरने के लिए नहीं भेजेंगे। इसके अलावा, यदि मेजर वांग टेंग स्थिति को समझने के बाद पीछे हट गए, तो इसका मतलब यह था कि उनमें क्षमता नहीं थी। वह मुख्यालय से एक और यूनिट भेजने के लिए कह सकते हैं। जनरल डाटे, अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं नीचे जाकर प्रस्थान की तैयारी करूंगा। वांग टेंग खड़ा हो गया। ठीक है, मैं आपसे संपर्क करने के लिए किसी को भेजूंगा। आप तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं। जनरल डाटे ने वांग टेंग की त्वरित प्रतिक्रिया को देखने के बाद सिर हिलाया। वांग टेंग को विदा करने के बाद उसने अपनी भौहें सिकुड़ी। फिर उसने अपनी कलाई घड़ी पर हाथ मारा और मुख्यालय को फोन किया। वांग टेंग को यह नहीं पता था कि उनके कार्यालय छोड़ने के बाद जनरल डाटे ने मुख्यालय से संपर्क किया था। वह कमरे में वापस आया और पैग्गी तथा अन्य लोगों से मिला। क्या किसी को अभी भी आराम की जरूरत है? वांग टेंग ने चारों ओर देखा और पूछा। मेजर वांग टेंग, हमें रास्ते में ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। हमें आराम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, पेगी ने कहा। एट नोबल बन एट। तो फिर चलें। वांग टेंग ने सिर हिलाया। मैंने मिशन का विवरण आपकी कलाई घड़ियों पर भेज दिया है। देख लीजिए। सभी ने अपनी कलाई घड़ियां खोली। मिशन का विवरण पढ़ने के बाद उनके चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। वांग टेंग ने मिशन विवरण में पहले से ही अंधेरे प्रेतों की संख्या और उनके चरणों को चिन्हित कर दिया था। यद्यपि ये केवल एक टूही मिशन था, लेकिन निस्संदेह यह एक खतरनाक मिशन था। खतरे का ये स्तर पहले से ही उनके द्वारा निष्पादित सभी अन्य मिशनों से अधिक था। मेजर, यह मिशन, पैगी ने भौहें सिकुड़ी। तुम्हें भरोसा नहीं है? वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। पैगी अचानक अवाक रह गई। यह व्यक्ति मुस्कुराने में सक्षम क्यों था? यह मिशन बहुत खतरनाक था। अगर वे सावधान न होते तो पूरी टीम मर जाती। उसने माना कि यह अधिकारी वास्तव में इतना शक्तिशाली था कि वह उसे समझ नहीं पाए। हालांकि मिशन ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि वहां 2 निम्न स्तरीय शैतान सम्राट थे। यहां पर क्या हो रहा था? बाकी लोग भी ऐसे लग रहे थे जैसे उनमें कोई आत्मविश्वास नहीं था। माहौल उदास और गंभीर था। कोई बात नहीं, यह मिशन हमारे हाथ में है। हम इसे अस्वीकार नहीं कर सकते, वांग टेंग ने शांति से कहा। लेकिन ज्यादा चिंता मत करो। मैं किसी और चीज की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन मैं आप सभी को सुरक्षित वापस ला सकता हूं। टीम ने अचानक आश्चर्य से वांग टेंग की ओर देखा। उन सभी को सुरक्षित वापस लाओ। उन्हें नहीं पता था कि वांग टेंग को ऐसा वादा करने का आत्मविश्वास कहां से मिला।
लेकिन उसे देखकर ऐसा लगा कि वह उनके साथ कोई मजाक नहीं कर रहा था। मेजर वांग टेंग, मैं आपके साथ चलूंगा। स्टाफ सार्जेंट अरविंद अचानक उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं भगोड़ा नहीं बनूंगा। अगर ऐसा है तो मैं तैयार हूं। पैगी भी खड़ी हो गई। उसके ठंडे चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन हर कोई उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प देख सकता था। मैं जा रहा हूं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं भी। अल्पविराम। शेष योद्धाओं ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना निर्णय व्यक्त किया। इन सभी योद्धाओं ने युद्ध के मैदान का अनुभव किया था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वे डरते थे, वे बस व्यर्थ मरना नहीं चाहते थे। जब वांग टेंग ने सभी की प्रतिक्रिया देखी तो उसने संतोष से सिर हिलाया। मनोबल तो है। ठीक है, तैयार हो जाओ। सभी ने सामान पैक कर लिया और ईगल 7 युद्धक जहाज का उपयोग किए बिना ही मिशन स्थल की ओर रवाना हो गए। वांग टेंग ने जनरल डाटे की अन्य खुफिया कर्मियों को उनकी सहायता के लिए भेजने की अच्छी मंशा को अस्वीकार कर दिया। उनकी टीम ने पहले ही विश्वास स्थापित कर लिया था। वह कोई अन्य अनावश्यक आवाज नहीं चाहता था। उन्हें केवल कुछ प्रासंगिक खुफिया जानकारी की आवश्यकता थी, और यह कलाई घड़ियों के माध्यम से संचार के माध्यम से किया जा सकता था। मिशन का स्थान तीसरे फ्रंटलाइन डिफेंस बेस से लगभग 100 किलोमीटर दूर था। ये ज्यादा दूर नहीं था। उनकी गति के हिसाब से उन्हें वहां पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। सभी ने अपने शरीर छिपा लिए और अंतहीन जंगल में उड़ गए। 20 योद्धाओं ने एक पक्षी जैसी संरचना बनाई। उनमें से प्रत्येक सतर्क था और एक दिशा में देख रहा था। अगर उन्हें कोई अंधेरा भूत दिखाई देता तो वे समय रहते दूसरों को सूचित कर सकते थे। वांग टेंग इस दल के प्रमुख थे और उन्होंने निर्णय लेने तथा दिशा समायोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें कई बार अंधकार में प्रेतों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने उन सभी से बचने का प्रयास किया, क्योंकि मिशन अधिक प्राथमिकता वाला था। जैसे ही वे पास पहुंचे, वांग टेंग ने दूर से एक घाटी देखी और हाथ हिलाया। फिर सभी लोग तुरंत रुक गए। हम यहाँ हैं। उतरो और छिप जाओ, वांग टेंग ने आदेश दिया। टीम सावधानीपूर्वक घाटी के पास पहुंचते हुए जमीन पर उतरी। घाटी के एक तरफ वांग टेंग उन्हें एक गुप्त स्थान पर ले गया। उनमें से 21 ने फैलकर अपनी आभा छिपा ली। मुझे कोई काला साया नहीं दिख रहा। पैगी वांग टेंग के साथ थी। वहां उन चट्टानों के नीचे एक छेद है, वांग टेंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। पैगी ने देखा और थोड़ा हैरान हुई। वे चट्टानें एक साथ ढेर हो गई थीं। यह देखना असंभव था कि उनके नीचे क्या है। अगर वाकई कोई छेद था तो वांग टेंग को कैसे पता चला? और उसके हाव भाव के आधार पर उसे यकीन हो गया कि उस छेद में काली आत्माएं थी। यह अविश्वसनीय था। उसे वांग टेंग पर शक नहीं था। आखिरकार वह इन चीजों के बारे में मजाक करने वाला व्यक्ति नहीं था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन कुछ देर तक इधर उधर देखने के बाद उसे अंततः आसपास कुछ निशान नजर आए। उन चट्टानों पर हिलने के निशान तो थे, लेकिन वे अच्छी तरह से छिपे हुए थे और उन्हें ढूंढना आसान नहीं था। उन्होंने अभी तक उस जगह को अनदेखा किया था। अगर छेद बंद कर दिया जाए तो उन चट्टानों को हटाते ही हमें खोज पाना आसान हो जाएगा। पैगी ने सोचा। यहां मेरा इंतजार करो, मैं जाकर देखता हूं। वांग टेंग ने अपनी ठोड़ी रगड़ी और अपनी जगह से गायब हो गया। इससे पहले कि पैगी कुछ कह पाती, वांग टेंग जा चुका था। यह आदमी। पैगी ने दांत पीस लिए और खुद को असहाय महसूस करने लगी। वह बहुत लापरवाह है। ऐसी स्थिति में निगरानी रखना ही सबसे अच्छा था। अगर उसका पता चल गया तो परेशानी हो सकती थी। हालांकि वांग टेंग ने उसे मनाने का कोई मौका नहीं दिया और पूरी तरह से अपने ही तरीके से काम किया। इससे उसे अपने अस्तित्वहीन होने का एहसास हुआ। लेकिन अब कुछ भी कहने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। पैगी सिर्फ अपनी नजर नीचे की ओर रख सकती थी। अगर कुछ भी होता तो वह सबसे पहले प्रतिक्रिया कर सकती थी और सहायता प्रदान कर सकती थी। तथापि काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी वह वांग टेंग की उपस्थिति का पता नहीं लगा सकी। ऐसा लग रहा था जैसे वह गायब हो गया हो। उसका कोई निशान भी नहीं था, जिससे वह अविश्वास में अपनी आंखें मल रही थी। कहाँ गया? वह करीब से देखने और अपनी आध्यात्मिक समझ का उपयोग करने के बाद भी उसे नहीं ढूंढ पाए। टकराना। अचानक उसे अपने कंधे पर थपथपाहट महसूस हुई। उसका दिल लगभग रुक गया। सौभाग्यवश युद्ध के मैदान में अपने अनुभव के कारण उसने कोई आवाज नहीं की, और वह अगले हमले के लिए तैयार थी। क्या तुम्हें सचमुच इतना घबराना चाहिए? वांग टेंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। पैगी को अंततः एहसास हुआ कि वांग टेंग वापस आ गया है। उसके माथे पर नसें उभर आई और उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेजर, कृपया मुझे भविष्य में इस तरह आश्चर्यचकित न करें। मैं डरकर मर जाऊंगी। ठीक है। इसके लिए माफ करें। वांग टेंग को थोड़ा दोषी महसूस हुआ जब उसने पैगी की नाराजगी भरी आंखें देखी।
वह पैगी और अन्य लोगों को अपने मानकों के अनुसार आंकने का आदी था। उसे एहसास हुआ कि उनके लिए उसे पहचान पाना असंभव था। ऐसा दिखना वाकई डरावना था। मैंने बस एक नजर डाली। उस चट्टान के नीचे रून है। अगर हम इसे हिलाएं तो हम पकड़े जाएंगे। वांग टेंग ने तुरंत विषय बदल दिया। पेगी ने आंखें घुमाई और अभी जो हुआ उस पर जोर नहीं दिया। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, तो हमारे पास दो विकल्प हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या विकल्प है? पैगी ने सलाह दी, हम जमीन में प्रवेश करने के अन्य रास्ते खोज सकते हैं, या फिर स्वयं एक छेद बनाकर किसी अन्य स्थान से प्रवेश कर सकते हैं। यह अच्छा लगता है। वांग टेंग ने सहमति में सिर हिलाया। फिर मैं अन्य स्थानों पर भी नजर डालूंगा। वह फिर गायब हो गया। पेगी ने अपनी आंखें घुमाई। हालांकि वांग टेंग की छुपने की स्थिति को पहली बार देखने के बाद उसे राहत मिली। यह अधिकारी उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा सक्षम था। उसे इस मिशन के बारे में थोड़ा आत्मविश्वास महसूस हुआ। इस तरह के स्काउटिंग मिशन में छिपने में कुशल किसी व्यक्ति का होना निश्चित रूप से एक वरदान था। एडजुटेंट पैगी, बॉस कहाँ चले गए? आर्वेन ने पूछा। वह प्रवेश द्वार की तलाश में है। पैगी ने अपनी योजना बताई। जब अरवेन और अन्य लोगों को वांग टेंग की बिना किसी निशान के आने जाने की क्षमता के बारे में पता चला, तो उन्हें भी अधिक आत्मविश्वास महसूस हुआ। कोई प्रवेश द्वार नहीं है। वांग टेंग इस बार पैगी के पास नहीं लौटा और इसके बजाय आवाज का इस्तेमाल किया। लगता है मुझे खुद ही एक छेद बनाना होगा। क्या तुम ठीक हो? पैगी ने चिंतित होकर पूछा। छेद करना अंतिम उपाय था, लेकिन इससे निश्चित रूप से शोर होगा और वे पकड़े जा सकेंगे। चिंता मत करो, मैं छेद बनाने में एक पेशेवर हूँ। वांग टेंग आत्मविश्वास से भरा हुआ था। पैगी अवाक रह गई। क्या पेशेवर? यह तो बस एक छेद बनाने का काम था, क्या उसे कोई टेस्ट या परीक्षा पास करनी थी? थोड़ी देर बातचीत करने के बाद पैगी को पहले से ही इस अधिकारी के कार्यों और शब्दों की समझ हो गई थी। वह एक अजीब आदमी है। वांग टेंग को नहीं पता था कि पेगी उसे जज कर रही थी। उसने एक छिपी हुई जगह ढूंढ ली थी और एक छेद ड्रिल करने के लिए तैयार था। इससे पहले उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके पहले ही जासूसी कर ली थी। ये स्थान गुफा में मौजूद अंधेरे भूतों से सबसे दूर था। अगर वह सावधान रहता तो उसे खोजा नहीं जा सकता था। अगर उन्होंने कहा कि वह पेशेवर है, तो वह निश्चित रूप से पेशेवर थे। वांग टेंग ने अपना हाथ जमीन पर रखा। आसपास की चट्टानें धीरे धीरे रेत में बदलने लगी और ऊपर तैरने लगी। फिर वे उसकी आध्यात्मिक शक्ति से नियंत्रित होकर एक तरफ गिर गईं। चुंबकीय सार का हृदय। ये चुंबकीय सार के हृदय से आने वाली शक्ति थी। वांग टेंग का हॉट ऑफ मैग्नेटिक एसेंस, मैग्नेटिक फिजिक और हॉट ऑफ झोंज्ञान का संयोजन था। यही कारण था कि इसमें चट्टानों को रेत में बदलने की क्षमता थी। थोड़ी देर बाद, बिना कोई आवाज किए, वांग टेंग के सामने एक छेद प्रकट हो गया। अंधेरे प्रेतों को यह पता नहीं चल पाता कि किसी ने छेद कर दिया है। इसके बाद वांग टेंग ने पैगी और अन्य लोगों को इसकी जानकारी दी। पेगी ने तुरंत बाकी लोगों को वांग टेंग के पास ले आई। जब उसने अपने सामने साफ सुथरा छेद देखा तो वह हैरान और भ्रमित हो गई। ये वास्तव में पेशेवर है। मेरे साथ 5 लोग अंदर जाएंगे। बाकी लोग बाहर पहरा देंगे। अगर कुछ भी हो तो हमें तुरंत सूचित करें, वांग टेंग ने कहा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। पैगी ने तुरंत आगे बढ़कर 4 अन्य योद्धाओं को चुना। वे उसके पीछे गड्ढे में चले गए। जब वे अंदर गए तो ऊपर की रेत वापस बह गई और छेद को भर दिया और अपनी मूल चट्टानी अवस्था में वापस आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे शुरू में वहां कोई छेद ही नहीं था। पेगी की आंखें खुली हुई थीं। वह क्या था? शैतान कवच दौड़? ये कुछ भी नहीं है। हैरान मत हो। वांग टेंग सबके आश्चर्यचकित चेहरों के सामने शांत रहा। मौन। सभी अवाक रह गए। उन्हें लगा कि वांग टेंग शेखी बघार रहा है, लेकिन वे उसका खंडन करने के लिए शब्द नहीं खोज पाए। हालांकि चट्टानों और रेत को नियंत्रित करने की यह क्षमता कुछ पृथ्वी तत्व जातियों की विशेष प्रतिभा के समान थी। पेगी ने पहले कभी ऐसी विशेष नस्लें नहीं देखी थी, लेकिन एक विशाल ज्ञान भंडार वाले खुफिया कर्मचारी के रूप में उसने उनके बारे में पढ़ा था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वांग टेंग के पास ऐसी क्षमता होगी। जल्द ही सभी ने इस मुद्दे को नजरअंदाज कर दिया और अपना ध्यान आसपास के वातावरण पर केंद्रित कर लिया। वे अंधेरे प्रेतों के क्षेत्र में थे, इसलिए उन्हें बहुत सावधान रहने की जरूरत थी। वे अपनी चौकसी कम करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वांग टेंग ने इधर उधर की बातें करना बंद कर दिया और अपनी आध्यात्मिक दृष्टि को सक्रिय कर लिया। उसने अपने चारों ओर नजर घुमाई। यह एक ऐसी गुफा थी जिसका अंत बंद था। ये गहरी नहीं थी। वे कुछ ही कदमों में बाहर निकल सकते थे। इस गुफा की सुरक्षा सबसे कमजोर थी। 500 मीटर आगे सिर्फ एक शैतान राजा ही इस जगह की रखवाली कर रहा था।
वांग टेंग ने हाथ से इशारा किया और अपनी टीम को अपने पीछे आने को कहा। वे धीरे धीरे शैतान राजा की ओर बढ़े। यदि वे इस भूमिगत सुरंग के माध्यम से मुख्य भाग में प्रवेश करना चाहते थे, तो उन्हें पहले इस काले भूत से छुटकारा पाना था। जब वे शैतान राजा से 100 मीटर दूर थे, तो वांग टेंग ने सभी को रुकने के लिए कहा। वे छिप गए। पैगी और अन्य लोग पूरे वर्ष अंधेरे भूतों से लड़ते रहते थे, इसलिए उनके पास छिपने के अपने तरीके थे। जहां तक वांग टेंग का सवाल है, तो कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी। उनकी छाया विलय गुप्त कौशल और उन्नत चरण भेस प्रतिभा इस स्थिति के लिए एकदम सही थी। इसके अलावा शैडो मर्जिंग सीक्रेट स्किल अंधेरे प्रेतों को छिपाने का अनोखा तरीका था। अगर वह इसे यहां इस्तेमाल करता तो वे इसे नोटिस नहीं करते। अपने दुश्मन के कौशल का इस्तेमाल करके उनसे निपटना, ये कितना अच्छा था। अंधेरे प्रेत मानव जाति में वांग टेंग जैसा विचित्र व्यक्ति होने की उम्मीद नहीं करेंगे। एट नोबलबन एट यहां मेरा इंतजार करो, वांग टेंग ने आवाज के जरिए कहा और गायब हो गया। पेगी को वांग टेंग के अनोखे फुटवर्क की उम्मीद थी, लेकिन बाकी 4 मार्शल योद्धाओं ने इसे कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था। वे चौंक गए। एडजुटेंट पैगी, हमारा नेता कहां से है? उसके पास बहुत सारे अजीब कौशल हैं, योला नामक एक युवक ने ध्वनि संचरण के माध्यम से पूछा। मुझे नहीं पता। पेगी ने उन्हें गंभीरता से याद दिलाने से पहले अपना सिर हिलाया। ठीक है, गंभीर बनो। अपनी सावधानी मत खोना। हाँ, अन्य लोगों ने ध्वनि संचरण के माध्यम से उत्तर दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। वे घबराकर उस दिशा में देखने लगे जहां शैतान राजा था। अगर वे चुपके से हमला करते समय कोई आवाज करते तो परेशानी हो सकती थी। वे सोच रहे थे कि उनका नेता उस काले साए से निपटने के लिए कौन सी विधि अपनाएगा। अचानक उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उस काले भूत ने प्रतिरोध करने का कोई संकेत नहीं दिखाया। जमीन पर गिरने से पहले उसे कुछ भी पता नहीं चला। उसने प्रतिरोध करने की अपनी क्षमता खो दी थी। आओ आओ, वांग टेंग की आवाज उनके दिमाग में आई। टीम के सदस्य आगे बढ़े और वांग टेंग के पास रुक गए। हॉन्फ, ये शैतानी कवच दौड़ है, पैगी ने आवाज संचारण का उपयोग करते हुए कहा। वे उस काले भूत से थोड़ी दूर थे और गुफा में अंधेरा था, इसलिए वे उसका स्वरूप नहीं देख सके। उन्होंने उसका चेहरा तभी स्पष्ट रूप से देखा जब वह उसके करीब आ गया, इसलिए उन्होंने उसकी जाति को पहचान लिया। शैतान कवच दौड़। वांग टेंग ने पलक झपकाए। ये कुछ नया था। यह एक ऐसी काली प्रेत जाति थी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। 29 नंबर के डिफेंस प्लेनेट पर आना सही फैसला था। देखिए, 2 दिनों के भीतर ही उसकी मुलाकात 2 नए तरह के अंधेरे भूतों से हुई। अब अधिक विशेषता बुलबुले एकत्र करने का समय आ गया था। डेविल आर्मर रेस के शरीर पर कठोर कवच होता है। इसे सामान्य हथियारों से भेदा नहीं जा सकता। उनके पंजे भी बहुत तेज होते हैं। वे धातुओं को ऐसे काट सकते हैं जैसे वे कागज के टुकड़े हों। वांग टेंग के हाव भाव से पैगी को पता चल गया कि वह डेविल आर्मर रेस को नहीं पहचानता। इसके अलावा, वे जितने ज्यादा शक्तिशाली होंगे, उनके शैतानी कवच और पंजे उतने ही ज्यादा मजबूत होंगे। यह एक ऐसा हथियार है जो उनके साथ साथ बढ़ता है। अच्छा हुआ, हम उनके कछुए के खोल और पंजों से हथियार बना सकते हैं, वांग टेंग ने चमकती आंखों से कहा। पैगी, उसे लगा कि उसका ध्यान थोड़ा अजीब था। सामान्य लोग ये सुनकर भयभीत और चिंतित हो जाते कि शैतान कवच जाति कितनी शक्तिशाली है। लेकिन वांग टेंग की नजर उनके युद्ध कवच और पंजों पर थी। इसके अलावा, उन्होंने शैतान जाति को कछुए का खोल कहा। गंभीरता से। नंबर 29 डिफेंस प्लेनेट पर सभी मार्शल योद्धाओं को शैतान कवच वाले काले प्रेत से मिलना मुश्किल लगा। उनका शैतान कवच बेहद परेशान करने वाला था। लेकिन वांग टेंग ने इसे कछुए का खोल कहा। हालांकि विवरण बिल्कुल सही लग रहा था। उनके शैतानी कवच और पंजों पर काली शक्ति है। हम उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। पैगी ने दया से अपना सिर हिलाया। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग को अफसोस हुआ। उसने शैतानी कवच वाले काले भूत को अपने अंतरिक्ष उपकरण में रख लिया और कहा, हम वापस जाने के बाद इस बारे में बात करेंगे। अंधेरे प्रेत की लाश को रखने के बाद, उसने जमीन पर देखा और वहां 3 विशेषता बुलबुले तैरते हुए देखे। इकट्ठा करना। नक्षत्र बल अंधेरा तारांकन 1200। दिव्य क्षेत्र आत्मा 150। उन्नत चरण शैतान कवच 100। अल्पविराम। हम, वांग टेंग ने धीरे से हौंकते हुए कहा। नक्षत्र डार्क फोर्स और स्पिरिट विशेषता में कुछ खास नहीं था। हालांकि आखिरी विशेषता ने उसे चौंका दिया। शैतान कवच। उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि डेविल आर्मर रेस का कवच कितना कठोर था और विशेषता बुलबुलाया। उनके बीच क्या रिश्ता था? आखिरकार यह एक तकनीक थी, जबकि शैतान कवच जाति का कवच एक वस्तु थी। वांग टेंग ने जल्दी से विशेषता बुलबुले को अवशोषित कर लिया और रिश्ते को समझ लिया।
ये शैतान कवच उसे अपने अंधेरे बल का उपयोग करके शैतान कवच जाति अंधेरे प्रेत के समान एक शैतान कवच बनाने की अनुमति देगा। ये तकनीक बुरी नहीं थी। वांग टेंग की आंखें चमक उठी। इस कौशल का उपयोग करके बनाया गया कवच उसके पूरे शरीर को ढक सकता था। वह इसका उपयोग एक काले भूत होने का दिखावा करने के लिए कर सकता था। फिर वह शैतान कवच जाति के भेष में अंधेरे प्रेतों के घोंसले के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकता था। शैतान कवच 100/1000 आधारभूत। वांग टेंग ने अपने गुण पैनल को देखा। गुण के केवल 100 अंक थे। वह फाउंडेशन स्टेज पर था, इसलिए कौशल की उसकी समझ पर्याप्त नहीं थी। लेकिन इसे अंजाम देना मुश्किल नहीं था, बस उसे और समय चाहिए था। डेविल आर्मर रेस की एक और विशेष विशेषता है, पैगी ने फिर कहा। क्या विशेष गुण? वे छेद बनाने में अच्छे हैं, पैगी ने अजीब भाव से उत्तर दिया। वांग टेंग। किसी कारण से जब पैगी ने वांग टेंग के अजीब चेहरे का भाव देखा तो उसे खुशी महसूस हुई। तुम्हें घमंड क्यों करना पड़ा? एड्स बाय पब फ्यूचर। ठीक है, अलग हो जाओ और पता लगाओ कि ये अंधेरे भूत क्या चाहते हैं। सावधान रहो, वांग टेंग ने गंभीरता से कहा। हाँ, मिशन के बारे में बात करते समय सभी लोग गंभीर हो गए। उनके सामने एक चौराहा दिखाई दिया। सभी को एक एक मार्ग की जिम्मेदारी दी गई और वे अलग अलग हो गए। वांग टेंग ने बीच का रास्ता चुना। यहीं पर अंधेरी ताकत सबसे ज्यादा थी। अपनी टीम को इस रास्ते पर जाने देना थोड़ा चिंताजनक था, इसलिए उन्होंने स्वयं ऐसा करने का निर्णय लिया। अपनी टीम के सदस्यों को विदा करने के बाद वांग टेंग ने पलक झपकाए और भक्षण करने वाले शून्य जानवर की स्मृति में शैतान कवच जाति के बारे में जानकारी खोजना शुरू कर दिया। भक्षण करने वाले निहिलिटी बीस्ट का मेमोरी बैंक बहुत विशाल और गड़बड़ था। उसने जानकारी खोजने में कुछ समय बिताया और पेगी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से ज्यादा विस्तृत स्पष्टीकरण पाया। डेविल आर्मर रेस की कमजोरी का भी परिचय दिया गया। वांग टेंग ने इसे अपनी टीम के साथ साझा करने के लिए वॉयस ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया। बाईं ओर के एक गलियारे में पैगी अचानक रुक गई। वह हैरान रह गई। कमजोरी। वांग टेंग शैतान कवच जाति की कमजोरी का पता लगाने में कामयाब रहे। यह बहुत बड़ा मामला था। मानव जाति लंबे समय से शैतान कवच जाति के साथ लड़ रही थी, लेकिन उनके शैतान कवच के कारण प्रकाश गुट के मार्शल योद्धा कभी भी ऊपरी हाथ नहीं पा सके थे। प्रकाश गुट के मार्शल योद्धा शैतान कवच जाति की कमजोरी जानने के लिए तरस रहे थे, लेकिन वे कभी सफल नहीं हुए। अब वांग टेंग उसे बता रहा था कि उसे उनकी कमजोरी मिल गई है। अगर उसे पता चलता कि वांग टेंग ने पहली बार डेविल आर्मर रेस को देखने के बाद उनकी कमजोरी ढूंढ ली है, तो उसे यह अविश्वसनीय लगता। मेजर वांग टेंग, ये बहुत बड़ा मामला है। कृपया इसे उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट करें। आपको एक बहुत बड़ा सैन्य कारनामा मिल सकता है, पेगी ने सख्त और गंभीर आवाज में सुझाव दिया। एक बहुत बड़ा सैन्य कारनामा? सच में? वांग टेंग चौंक गया। उसके लिए डेविल आर्मर रेस की कमजोरी सिर्फ एक याद थी। वह अपनी टीम को सूचित करना चाहता था ताकि डेविल आर्मर रेस से निपटने में उन्हें ज्यादा आत्मविश्वास मिले। उसने ऐसे फायदे पाने की योजना नहीं बनाई थी। इस कमजोरी के महत्व को कम मत समझो, पैगी ने उसे समझाया। वांग टेंग को आखिरकार बात समझ में आ गई। उसे यह जानकारी उपयोगी नहीं लगी, लेकिन इसका बहुत अच्छा उपयोग किया जा सकता है। खैर, हर कोई उसके जैसा विकृत नहीं था। ज्यादातर लोग शैतान कवच जाति को आसानी से नहीं मार सकते थे। साधारण मार्शल योद्धाओं के लिए शैतान कवच जाति की कमजोरियों को जानना जीवन रक्षक था। इससे हताहतों की संख्या कम हो सकती थी। यदि सेना मूर्ख न होती तो वे इस सूचना के लिए उसे बहुत बड़ा पुरस्कार देते। मेजर वांग टेंग, यदि आप आश्वस्त हैं, तो मेरा सुझाव है कि आप सैन्य खुफिया प्रणाली का उपयोग करके इस मामले की रिपोर्ट करें, पैगी ने उन्हें याद दिलाया। ठीक है, मैं समझ गया। वांग टेंग ने सिर हिलाया और राउंड बॉल से मन ही मन सेना से संपर्क करने को कहा। पेगी सही था। अगर उसे मुफ्त मेरिट पॉइंट नहीं मिले तो ये बेवकूफी होगी। अगर किसी ने उससे पहले ऐसा किया होगा तो वह इसकी रिपोर्ट करेगा। आखिरकार उन्होंने ये जानकारी अपनी यूनिट के अन्य सदस्यों के साथ साझा कर दी थी। वह ये वादा नहीं कर सकते थे कि सैन्य कारनामों के सामने सभी शांत रह सकेंगे। वांग टेंग ने पैगी को एक अलग नजरिए से देखना शुरू कर दिया। वह प्रलोभन का सामना करने और उसे याद दिलाने में सक्षम थी। दिलचस्प, वांग टेंग मुस्कुराया। उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और आगे बढ़ता रहा। सुरंग में सुरक्षा कड़ी थी। हर कुछ कदम पर एक गार्ड था, लेकिन बाहरी इलाके में ज्यादातर गार्ड शैतान थे। वे वांग टेंग और उसकी टीम के लिए कोई चुनौती नहीं थे। वांग टेंग ने हर उस अंधेरे भूत का ख्याल रखा जो उसे मिला। उसने उनमें से कुछ विशेषता बुलबुले तोड़कर उन्हें अपने अंतरिक्ष उपकरण में रख लिया। उसने कोई अलार्म नहीं बजाया।
वांग टेंग ने अपने गुण पैनल पर नजर डाली और मुस्कुराए। उनका शैतानी रूपांतरण अब निपुणता की अवस्था तक पहुंच चुका था। उन्हें इस कौशल पर अधिक पकड़ महसूस हुई और वे बिना किसी गलती के इसे निष्पादित करने में सक्षम थे। एट नोबल बनेट एट। बेशक ये बेहतर होगा अगर वह इसे उच्च स्तर तक बढ़ा सके। निष्पादन की गति तेज होगी और कोई खामियां नहीं होंगी। वह एक वास्तविक अंधेरे प्रेत की तरह प्रतीत होगा। लेकिन अगर वह इसे अभी क्रियान्वित करता, तो भी वह शैतान राजाओं और उससे नीचे के लोगों को मूर्ख बनाने में सक्षम होता। वांग टेंग कुछ सेकंड के लिए रुके और फिर आवाज के माध्यम से अपनी टीम से पूछा, आपकी तरफ की स्थिति क्या है? वॉयस ट्रांसमिशन एक ऐसी विधि थी जिसमें बल का उपयोग करके अपनी आवाज को प्रसारित किया जाता था। उनकी टीम के सदस्यों को इस वातावरण में वांग टेंग के स्थान को सटीक रूप से पहचानना और अपनी आवाज को उस तक पहुंचाना मुश्किल हो सकता था। हालांकि उसके पास शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति थी, इसलिए वह बिना किसी समस्या के उन्हें ढूंढ सकता था और उनसे संवाद कर सकता था। जब उनकी टीम को वांग टेंग का संदेश प्राप्त हुआ, तो वे आसानी से अपनी आवाज उठा सके। ये प्रक्रिया खतरनाक थी। अगर अंधेरे प्रेत बल में उतार चढ़ाव को नोटिस कर लेते, तो उन्हें खोज लिया जाता। लेकिन वांग टेंग को अपने कौशल पर पूरा भरोसा था। मेजर, मेरे पक्ष में कुछ भी नहीं है, पैगी ने उनके आध्यात्मिक संबंध के बारे में बताते हुए कहा। अन्य योद्धाओं को भी कोई जानकारी नहीं मिली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लगता है राज मेरी तरफ है, वांग टेंग ने मन ही मन सोचा। वह चुपचाप आगे बढ़ता रहा। कुछ समय की यात्रा के बाद वांग टेंग अंततः एक शैतान राजा से मिला। वह पहले से ही भूमिगत सुरंग के केंद्र के बहुत करीब था। इसलिए वांग टेंग ने अंधेरे भूत को मारने की हिम्मत नहीं की। वह कुछ देर तक सोचता रहा और सोचता रहा। अंत में उसने शैतानी कवच को मार डालने का फैसला किया। तारामंडल की काली शक्ति चुपचाप उसके चारों ओर उमड़ पड़ी, जिससे उसकी त्वचा पर एक काला कवच बन गया जो कवच जैसा लग रहा था। शैतानी कवच ने वांग टेंग को सिर से पैर तक ढक रखा था। उसकी आंखों की सुरक्षा के लिए एक पारदर्शी लाल प्लेट भी थी। यही कारण है कि पैग्गी ने कहा कि शैतानी कवच और अंधेरे प्रेत से निपटना कठिन था। यहां तक कि उनकी आंखें भी कवच से सुरक्षित थीं, उनके शरीर के अन्य भागों की तो बात ही छोड़िए। आंख को ढकने वाली प्लेट पतली दिख रही थी, लेकिन ये शरीर के बाकी हिस्सों पर मौजूद कवच से कहीं ज्यादा मजबूत थी। यह अविश्वसनीय था। कुछ ही सांसों में वांग टेंग का शरीर शैतानी कवच से ढक गया। वह अंधेरे से बाहर निकल आया। वह एक शैतानी कवच वाले काले भूत में बदल गया था। यहां तक कि उसकी ऊंचाई भी करीब 3 मीटर तक बढ़ गई थी। वह असली से कुछ अलग नहीं दिख रहा था। ये सब उनकी उन्नत अवस्था भेष प्रतिभा की बदौलत संभव हुआ। उनकी ऊंचाई बढ़ाना कोई मुश्किल काम नहीं था। वांग टेंग ने एक मोटी काली शक्ति का उत्सर्जन किया और सीधे चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने घर वापस जा रहा हो। सामने खड़े शैतान राजा ने वांग टेंग को देखा और ठंडे स्वर में पूछा, तुम क्या कर रहे हो? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वांग टेंग की डार्क फोर्स केवल ग्रहीय अवस्था में थी, जो एक शैतान राजा के बराबर थी। इस प्रकार वह इस शैतान राजा से एक रैंक नीचे था। उसने डरने का नाटक किया और अंधेरे प्रेत की भाषा का उपयोग करते हुए उत्तर दिया, सर ने मुझे अंदर जाने के लिए कहा। चूंकि यह उसका आदेश है, इसलिए तुम अंदर जा सकते हो। शैतान राजा ने बिना आगे पूछताछ किए उसे अंदर जाने दिया। वांग टेंग दंग रह गया। इतना आसान। उसने उस काले प्रेत को भ्रमित करने के लिए एक भाषण तैयार किया था, लेकिन उसे इसका प्रयोग नहीं करना पड़ा। यह थोड़ा अजीब था। तुम अंदर क्यों नहीं जा रहे हो? शैतान राजा ने उपहास किया। हाँ, वांग टेंग तेजी से अंदर घुसा। शैतान राजा ने वांग टेंग की चाल देखकर आंखें झपकाईं। अरे, वह तो मुझसे भी ज्यादा घमंडी है। उसे नहीं पता था कि वांग टेंग ने भेष बदल रखा है। अगर नहीं पता होता, तो वह उसे आसानी से अंदर नहीं आने देता। रास्ते में वांग टेंग को कुछ और शैतान राजा मिले। सभी ने एक सवाल पूछने के बाद उसे अंदर जाने दिया। उसे लगा कि वह असफल हो गया है। ये काली आत्माएं बहुत शांत थीं। ऐसा नहीं लग रहा था कि वे किसी महत्वपूर्ण चीज की रखवाली कर रही है। वांग टेंग ने आश्चर्य व्यक्त किया कि क्या सेना ने कोई गलती की है। कुछ देर बाद वह सुरंग के अंत तक पहुंच गया। आगे कुछ दूरी पर एक बहुत बड़ा भूमिगत गड्ढा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वांग टेंग रुक गया और अंधेरे में छिपकर छेद की ओर देखने लगा। उस छेद के बीच में मांस का एक विशालकाय काला गोला था जो दिल की तरह धड़क रहा था। वह क्या है? शैतानी कवच के नीचे वांग टेंग की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। उसने इस मीटबॉल से एक भयानक अंधेरे बल का उतार चढ़ाव महसूस किया। इसने एक भयानक बुरी और अराजक आभा पैदा की। यह उनके शैतानी परिवर्तन के बाद एक अंधेरे प्रेत की स्थिति के समान था, लेकिन यह अधिक शुद्ध और मोटा था। वांग टेंग को डर का एक सा एहसास हुआ।
बाहर उसने अपनी आध्यात्मिक दृष्टि और सार की आंखों का उपयोग करके उस जगह का निरीक्षण किया था, लेकिन उसे इतनी मोटी काली शक्ति नहीं दिखी। उसे तभी पता चला कि वह गलत था जब वह करीब गया। यह मांस का गोला भयावह था। इसके अंदर छिपी काली शक्ति अकल्पनीय थी। उनकी सार नेत्र और आध्यात्मिक दृष्टि का संयुक्त प्रभाव हमेशा काम करता था, लेकिन इस बार उनमें से कोई भी इस मांस के गोले के भीतर छिपी वास्तविक अंधकार में शक्ति का पता लगाने में सक्षम नहीं था। शैतान अंडाणु। राउंड बॉल की चकित आवाज उसके दिमाग में गूंजी। वह अविश्वास से भरी हुई थी। शैतान का अंडा, वह क्या है? वांग टेंग ने आंखें सिकोड़कर पूछा। राउंड बॉल की आवाज से उसे पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। शैतान का अंडा अराजकता का स्रोत है। यह एक अंधेरे भूत प्रेत दंगे की शुरुआत है। इसके प्रकट होने से ग्रह पर सभी जीवित प्राणी दूषित हो जाएंगे और सब कुछ अंधकार में डूब जाएगा। राउंड बॉल ने कभी इतना गंभीर स्वर नहीं सुना था। उसकी आवाज भी थोड़ी कांप रही थी। वांग टेंग सदमे में हौंफने लगा। क्या यह इतना शक्तिशाली था? उसने जल्दी से भक्षण करने वाले शून्यता जानवर की यादों को खंगाला और अंततः शैतानी अंडाणु के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर ली। स्मृतियों को खंगालने के बाद वांग टेंग को समझ में आया कि राउंड बॉल क्यों आश्चर्यचकित था। ये बात सचमुच भयावह और डरावनी थी। यदि यह 29 नंबर के डिफेंस ग्रह पर विस्फोट हुआ तो पूरा स्थान एक और डार्कलैंड बन जाएगा। यदि शैतानी अंडाणु पर्याप्त ऊर्जा अवशोषित कर ले तो वह अपनी शक्ति को ग्रह से बाहर और ग्रहीय क्षेत्र में विकिरणित करना शुरू कर सकता है। यह एक महाविनाश होगा। केवल शाश्वत स्तर और उससे ऊपर के मार्शल योद्धा ही इस उपस्थिति को मिटाने में सक्षम होंगे। सौभाग्यवश चीजें बदतर स्थिति तक नहीं पहुंची। वांग टेंग की नाराजगी। छेद में बहुत बड़ा शैतानी अंडाणु रखा गया था जो उसे रोके हुए लग रहा था। उसकी शक्ति का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही बाहर निकल रहा था। अंदर की स्थिति का अंदाजा तभी लगाया जा सकता था जब कोई 10 मीटर के दायरे में आता। अराजकता और दुष्ट आभा ने वांग टेंग की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। अगर कोई साधारण योद्धा शैतानी अंडे को कुछ देर और देखता तो वह उसमें फंस सकता था। उसकी आत्मा प्रभावित होती और वह बेकाबू होकर उसकी ओर बढ़ता। जैसे ही वह शैतान के अंडे को छूता या यूं कहें कि 10 मीटर के दायरे में पहुंचता, मार्शल योद्धा दूषित हो जाता और अंधकार का गुलाम बन जाता। वांग टेंग ने उस पर केवल कुछ नजर डाली, लेकिन उसने पहले से ही शैतान अंडाणु की मोहक क्षमता को महसूस किया। हौंफना, ये डरावना है। राउंड बॉल से बात करने से पहले उसने गहरी सांस ली। ये शैतानी अंडाणु है। ये डरावना क्यों नहीं हो सकता? सौभाग्य से यह अभी एक बच्चा है। यह अभी भी ऊर्जा अवशोषित कर रहा है और बढ़ रहा है। वांग टेंग की नजरें तेज हो गईं और उन्होंने कहा, यह सही है, यह अभी भी अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर रहा है। हाँ, यह एक खदान है। वांग टेंग ने आसपास का माहौल देखा और सिर हिलाया। वह एक खनन इंजीनियर था, इसलिए उसे पता था कि खदानें कहाँ हैं। उसने अंदर जाते समय इस भूमिगत सुरंग में कुछ अलग देखा और अनुमान लगाया कि यह एक खदान थी। अब वह इस बात की पुष्टि कर सकता था कि यह फोर्स अयस्कों से भरी खदान थी। बल अयस्क क्या थे? बल की खदानें ही वह जगह थी जहां से ऊर्जा पत्थर आते थे। ऊर्जा पत्थर मार्शल योद्धाओं के लिए महत्वपूर्ण संसाधन थे और वे ऊर्जा अयस्क का सबसे बुनियादी रूप थे। अंधेरे प्रेत ऊर्जा पत्थरों को भी अवशोषित कर सकते हैं। वे ऊर्जा पत्थरों में किसी भी प्रकार के बल को अंधेरे बल में बदल सकते हैं। शैतान का अंडाणु इतना डरावना था। वांग टेंग, हमें इसे रोकना होगा, राउंड बॉल ने गंभीरता से कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। चिंता मत करो, चलो करीब से देखते हैं। ये शैतानी अंडा इतनी जल्दी नहीं फटेगा, वांग टेंग ने कहा। यहाँ 2 निम्न स्तरीय शैतान सम्राट हैं। अगर हम कार्रवाई करते हैं और उन्हें उकसाते हैं तो वे शैतानी अंडा को विस्फोट कर सकते हैं। ये और भी बुरा होगा। राउंड बॉल ने खंडन नहीं किया। उसे पता था कि वांग टेंग ज्यादा विश्वसनीय है। उसने कभी भी महत्वपूर्ण मामलों में कोई गलती नहीं की। वह निश्चित रूप से इस मामले को पूरी तरह से सुलझाने में सक्षम होंगे। ठीक है, सावधान रहो। शैतानी अंडे में एक शक्तिशाली जादू करने की क्षमता होती है। यह अपने पास आने वाले लोगों को संक्रमित कर देगा। राउंड बॉल उसे याद दिलाने से खुद को नहीं रोक सका। क्या तुम भूल गए हो कि मेरे पास अंधकार में शक्ति है? वांग टेंग मुस्कुराया। गोल बॉल दंग रह गया। वह सही था। वांग टेंग के पास पहले से ही डार्क फोर्स थी। वह दूषित होने से क्यों डरेगा? वह ऐसा नहीं करेगा। भाड़ में जाए, यह आदमी तो कीड़ा था। वांग टेंग ने अपनी डार्क फोर्स का इस्तेमाल पहले ही कर लिया था जब वे भक्षण करने वाले निहिलिटी बीस्ट से मिले थे। राउंड बॉल ने उससे पूछा कि उस समय उसके पास डार्क फोर्स क्यों थी। यह कोई छोटी बात नहीं थी। किसी भी इंसान के पास कभी भी डार्क फोर्स नहीं थी, जब तक कि यह व्यक्ति अंधेरे की तरफ न चला जाए और डार्क फोर्स द्वारा दूषित न हो जाए।
तो सवाल ये था कि कोई व्यक्ति दूषित होने के बाद अपनी अंधकार में शक्ति को कैसे नियंत्रित कर पाएगा। इसका कोई मतलब नहीं था। राउंड बॉल ने वांग टेंग की स्थिति की सावधानीपूर्वक जांच की। जब वह अपनी डार्क फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा था तो ऐसा लग रहा था कि वह गायब हो गई है। किसी को भी इस पर ध्यान नहीं जाएगा। वह दूषित नहीं लग रहा था। राउंड बॉल को पूरा यकीन था कि वांग टेंग दूषित नहीं था। वह अभी भी एक इंसान था, लेकिन उसने कुछ खास तरीकों से डार्क फोर्स हासिल करने में कामयाबी हासिल की। या फिर हो सकता है कि उसके पास कोई विशेष शारीरिक संरचना हो जो उसे किसी भी प्रकार की शक्ति प्राप्त करने में सक्षम बनाती हो। राउंड बॉल इस संभावना के बारे में सोचकर आश्चर्यचकित रह गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। ऐसा लग रहा था कि वांग टेंग के पास सभी तरह की ताकतें थीं और उसकी सभी अवस्थाएं बहुत ऊंची थीं। उसकी सभी ताकतें एक साथ आगे बढ़ रही थीं। राउंड बॉल को समझ में नहीं आया कि वांग टेंग कैसे खेती करता है। उसके पास जितना समय था उतना ही दूसरों के पास भी था। जबकि बाकी लोगों ने अपना सारा समय और ऊर्जा एक या दो बलों की खेती में खर्च कर दी, वांग टेंग ने अपनी सारी शक्तियों को एक उच्च स्तर तक बढ़ाने में कामयाबी हासिल की। इसका तो कोई मतलब ही नहीं था। वांग टेंग को नहीं पता था कि राउंड बॉल क्या सोच रहा था। वह शैतान के अंडे को घूर रहा था। अचानक उसे झटका लगा। उसने शैतानी अंडे के इर्द गिर्द बहुत सारे गुणकारी बुलबुले देखे। शैतानी अंडे ने अभी अभी उसका सारा ध्यान अपनी ओर खींचा था, इसलिए उसने बुलबुले पर ध्यान नहीं दिया। यह क्या है? यह शैतानी अंडा बहुत डरावना था। इसने उसका पूरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। वांग टेंग ने चुपचाप अपनी आध्यात्मिक शक्ति शैतान के डिम की ओर छोड़ दी ताकि वह गुण बुलबुले उठा सके। यहाँ दो शैतान सम्राट पहरा दे रहे थे, इसलिए वह बहुत सावधान था। वह कोई गलती नहीं करना चाहता था। सभी विशेषता बुलबुले खींच लिए गए। वांग टेंग एक चोर की तरह था जो मछली पकड़ने वाली छड़ी पकड़े हुए था और ये विशेष बुलबुले अन्य लोगों द्वारा पाली गई मछलियां थीं। तारामंडल बल अंधेरा तारांकन 1300। तारामंडल बल अंधेरा तारांकन 1250। तारामंडल बल अंधेरा तारांकन 1320। दिव्य क्षेत्र आत्मा 200। दिव्य क्षेत्र आत्मा 150। एड्स बाय पब फ्यूचर। तारामंडल बल अंधेरा तारांकन 1400। तारामंडल बल अंधेरा तारांकन 1350। करामात तारांकन 50। अल्पविराम। कुछ ही सेकंड में उसने सभी विशेषता बुलबुले एकत्र कर लिए। वांग टेंग दंग रह गया। शैतानी अंडाणु ने बहुत बड़ी संख्या में नक्षत्र डार्क फोर्स गुण गिराए। उसने उन्हें संक्षेप में गिना। इस छोटी सी अवधि के भीतर उसे पहले से ही डार्क फोर्स के 36,000 अंक मिल चुके थे। तारामंडल डार्क फोर्स 6000/70,000 ग्रहीय चरण 7वां स्तर एट नोबल एट। वांग टेंग के शरीर में नक्षत्रीय अंधकार बल 6ठे से 7वें स्तर तक चढ़ गया। उसके शरीर में शून्यता के सागर के ऊपर एक और काला तारामंडल प्रकट हुआ था। सातों काले तारामंडल एक चक्र में घूम रहे थे। अद्भुत। शैतानी अंडाणु से जैसी उम्मीद थी। वांग टेंग ने मन ही मन तारीफ की। नक्षत्र डार्क फोर्स के अलावा शैतान डिम्ब ने कुछ आत्मा विशेषताओं को भी गिरा दिया। ऐसा लग रहा था कि शैतानी अंडाणु सिर्फ अंधेरे बल का वाहक नहीं था, यह एक आध्यात्मिक शरीर भी था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इसमें इतनी भयानक बुराई और अराजक आभा थी। वांग टेंग ने दिव्य क्षेत्र आत्मा के 1950 अंक प्राप्त किए। अंततः उसकी आत्मा चरम बिंदु पर पहुंच गई। आत्मा 50,000/50,000 आकाशीय क्षेत्र। समस्या ये थी कि यह झुकता नहीं था। ध्यान रहे, उसे प्राप्त अंकों की संख्या ऊपरी सीमा से अधिक थी, लेकिन उसकी आत्मा 50,000 पर ही अटकी रही। ये ब्रह्मांड के दायरे में नहीं पहुंच सकी। वांग टेंग को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। कुछ ठीक नहीं था। उसने अपनी आत्मा में हो रहे परिवर्तनों को ध्यानपूर्वक महसूस किया और अचानक उसे एहसास हुआ कि उसकी आत्मा थोड़ी शुद्ध हो गई है। ऐसा लग रहा था जैसे इन 50,000 अंकों में अतिरिक्त उत्साह निचोड़ दिया गया हो। भाई, क्या यह उसे सफलता प्राप्त करने से रोक रहा था? उसकी आत्मा शायद ज्यादा शुद्ध हो, लेकिन उसे अचानक ये घटना क्यों झेलनी पड़ी? उसे आत्मा के गुण कितने समय तक इकट्ठा करने थे ताकि वह अगले स्तर पर पहुंच सके? वांग टेंग का आक्रोश आसमान छू रहा था। 1168। इसे पकड़ो और भाग जाओ। वांग टेंग अपने आप से कहता रहा। गुस्सा मत हो, गुस्सा मत हो। उसने ये शब्द कुछ बार दोहराए, फिर वह शांत हुआ और उसे निराशा महसूस होना बंद हो गया। उसने इस बारे में ध्यान से सोचा और अचानक उसे समझ में आ गया कि ऐसा क्यों हुआ। उसकी आत्मा उच्च स्तर पर नहीं जा सकती थी क्योंकि उसकी शक्तियां ऊपरी सीमा तक नहीं पहुंची थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह। ब्रह्मांड मंच थोड़ा विशेष था। वह तभी सफलता प्राप्त कर सकता था जब उसकी आत्मा और बल दोनों विशेषताएं सीमा तक पहुंच जाती।
ऐसा इसलिए था क्योंकि ब्रह्मांड चरण में उसके शरीर में एक छोटे ब्रह्मांड का निर्माण करने के लिए उसकी आत्मा और शक्तियों के विलय की आवश्यकता थी। ये छोटा ब्रह्मांड एक छोटी दुनिया को जन्म देगा, लेकिन ये बात का हिस्सा होगा। एक छोटी दुनिया बनाने के बारे में सोचने के लिए किसी को ब्रह्मांड के स्तर तक पहुंचना होगा। इसका मतलब ये था कि ऐसी स्थिति कोई बुरी बात नहीं थी। भविष्य में जब उससे और अधिक आत्मिक गुण प्राप्त होंगे तो उसकी आत्मा सघन होकर शुद्धतम होती जाएगी। जब वह ब्रह्मांडीय अवस्था में आगे बढ़ेगा तो यह उसके लिए बहुत मददगार साबित होगा। वांग टेंग ने इस मामले के पीछे का कारण समझ लिया और इस बारे में सोचना बंद कर दिया। उसने आखिरी विशेषता बुलबुले को देखा। मंत्रमुग्ध। यह एक विशेष तकनीक विशेषता बुलबुला था। वांग टेंग के दिमाग में तुरंत ही साधना विधि आ गई। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह एक तरह की आध्यात्मिक तकनीक थी। यह वैम्पायर डार्क अपैरेशन से प्राप्त बेविच कौशल के समान था, लेकिन उसका एन्चेंटमेंट कौशल कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। एक बार जब वे प्रभावित हो जाते तो दूसरे पक्ष के पास प्रतिरोध करने का कोई रास्ता नहीं होता। वांग टेंग को लगा कि बेविच कौशल पहले से ही बहुत शक्तिशाली था, खासकर जब उसने इसे पूर्ण अवस्था तक बढ़ा दिया। यह वह समय था जब वह इस कौशल की पूरी क्षमता को मुक्त कर सकता था, और यह कभी भी विफल नहीं हुआ। जो लोग बेविच कौशल से नियंत्रित हो जाते थे, वे उससे कोई रहस्य नहीं छिपा पाते थे। लेकिन मंत्रमुग्ध करने का हुनर ज्यादा मजबूत और ज्यादा भयावह था। वह दूसरों में मंत्रमुग्ध करने का बीज बो सकता था। यह एक मनोवैज्ञानिक सुझाव की तरह था, जो धीरे धीरे दूसरे पक्ष को आपके मंत्रमुग्ध करने के लक्ष्य में बदल देता था। इस तकनीक में इतनी ताकतवर क्या थी? आपका लक्ष्य बहुत दूर हो सकता था, लेकिन फिर भी वह मंत्रमुग्ध हो सकता था और निष्पादक द्वारा छोड़े गए मनोवैज्ञानिक सुझाव के आधार पर कार्य कर सकता था। यह बिविच तकनीक की तरह नहीं था। एक बार नियंत्रण डिस्कनेक्ट हो जाने पर लक्ष्य सामान्य हो जाता था और उस पर कोई असर नहीं पड़ता था। इसके अलावा, अगर दूरी बहुत ज्यादा हो तो मैन्युअल डिस्कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। बेविच कौशल अपने आप गायब हो जाता। इस प्रकार बेविच कौशल को क्रियान्वित करते समय सीमाएं थीं। वास्तव में शैतान के अंडे की भयावहता को समझने के बाद ही कोई यह समझ पाएगा कि जादू का कौशल कितना भयावह था। बेशक आप जब चाहें तब मंत्रमुग्धता कौशल का प्रयोग नहीं कर सकते। लोगों के दिलों में मनोवैज्ञानिक सुझाव छोड़ना आसान नहीं था। कुछ जरूरतें थी जिन्हें पूरा करना जरूरी था। उदाहरण के लिए, उसकी आत्मा उसके प्रतिद्वंद्वी से ज्यादा मजबूत होनी चाहिए, और उसे अनजाने में ही दूसरे पक्ष को मंत्रमुग्ध करना होगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। संक्षेप में, उसकी भावना जितनी मजबूत होगी, सफलता की दर उतनी ही अधिक होगी। आखिरकार, वांग टेंग शैतान का अंडाणु नहीं था। शैतानी अंडाणु एक विशेष उपस्थिति थी। यह अंधकार में शक्ति और अराजकता का वाहक था, इसलिए इसकी मंत्रमुग्ध करने की शक्ति असाधारण थी। वांग टेंग को इसकी परवाह नहीं थी। जब तक वह जादू को पूर्ण अवस्था तक बढ़ाएगा, प्रभाव भी बहुत बढ़िया होगा। वैसे भी, ये जादू काओ होंटू और काओ जियाओ जियाओ में डाले गए आध्यात्मिक निशानों के समान था। वे दोनों किसी को गुलाम बनाने में मदद कर सकते थे। हालांकि आध्यात्मिक निशान ज्यादा प्रत्यक्ष और शक्तिशाली था, जबकि जादू ज्यादा कोमल था। यह दूसरे पक्ष को बिना एहसास कराए नियंत्रित कर लेता था। इसकी तुलना में वांग टेंग ने मंत्रमुग्ध करने वाले कौशल को प्राथमिकता दी। जब उसने शैतानी अंडे को फिर से देखा तो उसे अब उतना डरावना नहीं लगा। यह एक गुण उत्पादक बच्चा था। वांग टेंग अंधेरे में छिप गया और चुपचाप विशेषता बुलबुले इकट्ठा करना जारी रखा। संग्रह के एक दौर के बाद शैतान अंडाणु ने फिर से विशेषता बुलबुले गिराना शुरू कर दिया। नक्षत्र बल अंधेरा तारांकन 1500। तारामंडल बल अंधेरा तारांकन 1300। दिव्य क्षेत्र आत्मा 120। दिव्य क्षेत्र आत्मा 170। करामात तारांकन 100। दिव्य क्षेत्र आत्मा 150। दिव्य क्षेत्र आत्मा 160। नक्षत्र बल अंधेरा तारांकन 1200। तारामंडल बल अंधेरा तारांकन 1000। करामात तारांकन 150। ... फिर से वांग टेंग खुश था। जादुई विशेषता फिर से प्रकट हुई थी। नक्षत्र डार्क फोर्स और सेलेस्टियल रियल्म स्पिरिट के बारे में कहने के लिए कुछ भी नहीं था। मुख्य आइटम एन्चेंटमेंट स्किल था। इस स्किल वाले 3 विशेषता बुलबुले दिखाई दिए और उसे 350 अंक दिए। करामात 400/1000 आधार। वांग टेंग ने विशेषता बोर्ड पर नजर डाली और थोड़ा असहाय महसूस किया। इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती थी। पिछले राउंड में उसे मिले बुलबुले को मिलाकर कुल मिलाकर केवल 400 अंक ही जादू के थे। वह फाउंडेशन स्टेज पर था। वांग टेंग कुछ देर और छुपना चाहता था, ताकि देख सके कि क्या और अधिक विशेषता वाले बुलबुले दिखाई देंगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसी समय बाहर हंगामा मच गया। धमाका। तभी एक विस्फोट की आवाज गूंजी। ओह लानत है।
कोई लड़ रहा है। वांग टेंग की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। वह जानता था कि पेगी या किसी और को खोज लिया गया है और वह अंधेरे भूतों से उलझ गया होगा। वह बेपरवाही से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाया क्योंकि बाहर खड़े दो शैतान सम्राटों ने भी यह शोर देखा था। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। वांग टेंग ने दीवारों में विलीन होने के लिए अपनी उन्नत स्टेज भेस प्रतिभा का इस्तेमाल किया। फिर उसने सुरक्षित रहने के लिए शैडो मर्जिंग सीक्रेट स्किल का इस्तेमाल किया। शैतानी अंडे की मौजूदगी के कारण ये पूरी गुफा अंधेरी शक्ति से भरी हुई थी। अगर वांग टेंग अंधेरी शक्ति को छिपाने की विधि का इस्तेमाल करके खुद को छिपा लेता तो उसे ढूंढ पाना असंभव होता। बेशक अगर वह अन्य बलों का उपयोग करता तो उसे तुरंत खोज लिया जाता। दोनों निम्न स्तरीय शैतान सम्राट चुप थे और शैतान के अंडे की रखवाली करते रहे। ऐसा लग रहा था कि वे शैतान के अंडे को जितना महत्व दे रहे थे वह वांग टेंग की अपेक्षा से कहीं ज्यादा था। ये बात समझ में आती है। शैतानी अंडाणु को पैदा करना आसान नहीं था। भक्षण करने वाले निहिलिटी बीस्ट की यादों के आधार पर केवल एक शैतान टाइटन ही शैतानी अंडाणु बना सकता है, लेकिन उसे अपनी मूल शक्ति को समाप्त करना होगा। फिर शैतानी अंडाणु को ऊर्जा को अवशोषित करने और धीरे धीरे सेने के लिए बाहर फेंक दिया जाएगा। शैतान टाइटन क्या था? शैतान सम्राट का स्तर निम्न स्तर, मध्य स्तर और उच्च स्तर में विभाजित था। वे मनुष्यों के ब्रह्मांड चरण, स्वर्ग चरण और ब्रह्मांड चरण के बराबर थे। शैतान टाइटन शैतान सम्राट से ऊपर था, एक शाश्वत चरण मार्शल योद्धा के बराबर। एक शाश्वत चरण के मार्शल योद्धा की उत्पत्ति की शक्ति से निर्मित एक शैतानी अंडाणु, कोई कल्पना कर सकता है कि यह कितना कीमती था। अगर बाहर के अंधेरे भूत भी मर जाएं, तो भी ये दोनों शैतान सम्राटों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वे शायद शैतान के अंडे लेकर भाग जाएंगे और अपना ठिकाना बदल लेंगे। इस मामले की जांच करने आए लोगों को पहले ही इन काले भूतों ने मार डाला था। दरअसल वे यहां से चले जाने की योजना बना रहे थे, लेकिन यहां की अधिकांश ऊर्जा अवशोषित नहीं हुई थी, इसलिए वे इस जगह को छोड़ने का साहस नहीं कर सके। आखिरकार ऊर्जा खदान ढूंढना आसान नहीं था, इसलिए उन्होंने यह आशा करते हुए प्रस्थान टाल दिया कि उन्हें कोई परेशान नहीं करेगा। वांग टेंग ने भौहें सिकोड़ी। वह सोच रहा था कि वह इन दो शैतान सम्राटों को कैसे बहकाए। उसे उन्हें शैतान के अंडे के साथ नहीं जाने देना चाहिए। बाहर हंगामा और भी तेज हो गया था। ऐसा लग रहा था मानो कोई बहुत बड़ी लड़ाई चल रही हो। बाहर के सभी अंधेरे प्रेत शैतान राजा या उससे भी नीचे के थे, इसलिए उनकी टीम को अस्थायी रूप से कोई खतरा नहीं था। वांग टेंग को चिंता नहीं थी। उसने अपना ध्यान शैतान के अंडे पर लगाया। इन दोनों शैतान सम्राटों ने भी देखा कि हंगामा बढ़ता जा रहा है। एक शैतान सम्राट आखिरकार खड़ा हो गया। गैबट्रॉस, दूसरे काले प्रेत ने पुकारा। स्थिति ठीक नहीं है गडबॉ, मुझे बाहर जाकर देखना होगा, गैबट्रॉस ने गहरी भाषा में कहा। उसकी आवाज दो धातु की प्लेटों की तरह कर्कश थी जो एक दूसरे से रगड़ खा रही थी। एड्स बाय पब फ्यूचर, तुम बाहर जा सकते हो, लेकिन 3 मिनट से ज्यादा नहीं। 3 मिनट बाद तुम्हें वापस आना ही होगा, चाहे जो भी स्थिति हो। गडबॉ झिझक रहा था, लेकिन फिर भी उसने आखिरकार हार मान ली। अगर कोई दुर्घटना होती है तो मुझे तुरंत सूचित करें। शैतान के अंडे को कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, 3 मिनट काफी है। गेबाट्रॉस मुस्कुराया। दोनों शैतान सम्राट शैतान कवच जाति से थे। वे लंबे थे और उन पर कवच चढ़ा हुआ था। उनकी आंखें लाल थीं। गेबाट्रॉस ने जमीन पर कदम रखा और प्रकाश की गति से आगे निकल गया। वह उस जगह से गुजरा जहां वांग टेंग था। वांग टेंग के चेहरे पर भाव बदल गए। वह अब और इंतजार नहीं कर सकता था। 3 मिनट। उनकी टीम इस शैतान सम्राट को संभालने में सक्षम नहीं होगी। एट नोबल एट। सौभाग्यवश उसने एक क्लोन बाहर छोड़ दिया, जिससे वह शैतान सम्राट को कुछ समय तक रोक सका। वांग टेंग ने झिझकना बंद कर दिया। उसने अपनी छाया विलय गुप्त कौशल का उपयोग करके उस स्थान के करीब पहुंच गया जहां शैतान सम्राट छोड़ गया था। उसका नाम क्या है? गडबाओ। कितना अजीब नाम है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह तो बस एक अतिरिक्त व्यक्ति है। जल्द ही वांग टेंग शैतान के अंडे से 10 मीटर की दूरी पर था। उसने तुरंत एक दुष्ट और अराजक आध्यात्मिक हमले को महसूस किया। उसका चेहरा बदल गया। सौभाग्यवश उनकी आत्मा इतनी शक्तिशाली थी कि वह इस आध्यात्मिक आक्रमण का प्रतिरोध कर सकी। वांग टेंग शैतानी अंडे के प्रभाव को झेलते हुए उसकी ओर बढ़ रहा था। 9 मीटर, 8 मीटर, 6 मीटर, 5 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर की दूरी पर वांग टेंग ने आखिरकार कार्रवाई की। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कई हल्के बल के तीर बनाए और उन्हें अंधेरे प्रेत की ओर फेंक दिया। कौन? गडबॉ की आंखों से लाल चमक निकली और वह चिल्लाया। वह स्तब्ध था। उसने कभी नहीं सोचा था कि प्रकाश बल यहां प्रकट होगा।
वह अपनी स्थिति में चकमा नहीं दे सकता था, क्योंकि अगर वह ऐसा करता तो तीर शैतान के अंडे पर गिर जाते। प्रकाश बल अंधकार बल का स्वाभाविक शत्रु था, इसलिए यह शैतानी डिम्ब को नुकसान पहुंचा सकता था। गैटबॉ ने गुस्से में दहाड़ लगाए और उसके शरीर में मौजूद काली शक्ति फट गई। उसके हाथ में एक काली ढाल दिखाई दी, जिसका इस्तेमाल उसने हमले को रोकने के लिए किया। धमाका, हल्का बल वाला तीर ढाल पर गिरा। बल में उतार चढ़ाव फैल गया और एक बहुत बड़ा बल ढाल पर लगा। गैटबॉ को कुछ कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह फिर से दहाड़ा और बलपूर्वक जमीन पर पैर पटकते हुए अपने आप को स्थिर किया। मुझे खेद है, मैं पहले जा रहा हूं। उसके पीछे से एक आवाज आई। गैटबॉ ने पलटकर देखा कि शैतान के अंडे के पास एक आकृति दिखाई दी थी। उस व्यक्ति ने शैतान के अंडे को पकड़ लिया और भाग गया। यह विचित्र प्राणी कहां से आया? पकड़ लिया और भाग गए। गैटबॉ अवाक रह गया। उसने देखा कि इंसान शैतानी अंडाणु को उठाकर भाग रहा है। वह समय रहते होश में नहीं आ पाया। यह क्या है? एक मनुष्य शैतान के अंडे को कैसे छू सकता है और दूषित नहीं हो सकता? विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। ओह ठीक है, यह मानव एक प्रकाश तत्व मार्शल योद्धा है। उसने अस्थायी रूप से अंधेरे बल का विरोध करने के लिए कुछ विधि का उपयोग किया होगा, लेकिन इसका भी कोई मतलब नहीं है। यह शैतानी अंडाणु है। कोई इंसान शैतानी अंडाणु के जादू का विरोध कैसे कर सकता है? यह अविश्वसनीय है। गैटबॉ के मन में कई विचार कौंधे। फिर वह गुस्से से चिल्ला उठा, मानव, तुम मौत की तलाश में हो। उस शैतानी अंडाणु को नीचे रख दो। गैटबॉ ने वांग टेन का पीछा करना शुरू कर दिया। जैसे ही अंधेरी ताकतें उसके चारों ओर घूमने लगी, उसने अपनी गति को अधिकतम तक बढ़ा दिया। आओ और मेरा पीछा करो। अगर तुम मुझे पकड़ोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वांग टेंग ने हल्का बल इकट्ठा करना जारी रखा और उसे पीछे की ओर फेंक दिया। गैटबॉ ने लाइट फोर्स को छूने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह केवल वांग टेंग को चकमा दे सकता था और उसी समय उसका पीछा कर सकता था। जब उसने वांग टेंग को उसे चिढ़ाते हुए सुना तो वह लगभग गुस्से में फट पड़ा। मरना, एड्स बाय पब फ्यूचर। गैटबॉ की नजर तेज हो गई। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और डार्क फोर्स ने एक बहुत बड़ा काला हाथ बना लिया। उसने वांग टेंग पर पंजा मारा। वांग टेंग ने पलकें झपकाईं। पन्ना की लौ ने मुक्का छोड़ने के लिए उसके मुक्त हाथ को ढंक दिया। आग की लपटों ने अल्टिमा की ताकत के साथ मुट्ठी का आभामंडल बनाया। यह अंधेरे प्रेत की ओर बढ़ा। धमाका, विशाल काला हाथ नष्ट हो गया, साथ ही ज्वलंत मुक्का भी नष्ट हो गया। किसी को कोई लाभ नहीं हुआ। वांग टेंग ने कुछ 100 मीटर आगे बढ़ने का मौका लिया। दूसरी ओर जैसे ही गैबेट्रॉस बाहर गया, उसने देखा कि दो अंधेरे भूत प्रेत पैग्गी का पीछा कर रहे हैं। जब वे गलियारे में मिले तो पैग्गी का चेहरा बदल गया। उसे अपने मुंह में कड़वाहट महसूस हुई। वह बहुत बदकिस्मत थी। एक मोड़ पर उसे एक शैतान सम्राट मिला। वह मरने वाली थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? क्या तुम मरना चाहते हो? गैबेट्रॉस के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान उभरी। फिर वह एक काले तीर की तरह पेगी की ओर बढ़ा। दूसरे पक्ष ने अंधेरे प्रेत की भाषा में बात की, इसलिए पेगी उसे समझ नहीं पाए। हालांकि शैतान सम्राट के हाव भाव देखकर उसे पता चल गया कि कुछ ठीक नहीं है। वह जल्दी से भाग निकली। वह उससे कभी नहीं लड़ेगी। वह किसी भी तरह से उसे हरा नहीं सकती थी। क्या तुम भागने की कोशिश कर रहे हो? गैबेट्रॉस के चेहरे पर एक तीखी और ठंडी हत्या की मंशा तैर गई। डार्क फोर्स ने उसके चारों ओर झुंड बना लिया और टेंटिकल्स बनाकर ऑक्टोपस की तरह पेगी की ओर खींच गए। पैगी के चेहरे पर भाव बदल गए। उसने तलवार हाथ में ली और उसे ताबड़तोड़ वार कर दिया। तलवार की चमक गुफा में भर गई और अंधेरे तंतुओं से टकराने लगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। पेगी दिव्य अवस्था के शिखर पर थी, लेकिन इस शैतान सम्राट की तुलना में उसकी क्षमता में बहुत अंतर था। तलवार की चमक अंधेरे तंतुओं से बिखर गई, जो उसकी ओर तैरते रहे। पेगी को निराशा महसूस हुई। उसने अपने दांत पीस लिए और अपने शरीर की सारी शक्ति सक्रिय कर दी। या तो मछलियां मर जाएंगी या जाल फट जाएगा। तभी गुफा के अंदर से एक गुस्से भरी दहाड़ सुनाई दी। गैबेट्रॉस के चेहरे पर भाव बदल गए। उसने पेगी को अनदेखा किया और दूसरी दिशा में भाग गया। पैगी दंग रह गई। यह क्या था? क्या शैतान सम्राट ने उसकी उपेक्षा की? उसने पलकें झपकाईं और सोचने लगी। मेजर वांग टेंग यहीं गया था। क्या उसने अंधेरे भूतों का रहस्य खोज लिया था? अचानक वह दुविधा में पड़ गई। क्या मेजर वांग टेंग एक निम्न स्तरीय शैतान सम्राट को संभालने में सक्षम होंगे? ये चिल्लाहट शायद किसी दूसरे निम्न स्तरीय शैतान सम्राट की ओर से आई थी। अगर जानकारी सही थी, तो यहाँ दो निम्न स्तरीय शैतान सम्राट थे। मेजर वांग टेंग उनका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन अपनी ताकत के कारण अगर वह चली गई तो सिर्फ बोझ बन जाएंगी।
वह किसी काम की नहीं होंगी। यहाँ 2 शैतान सम्राट हैं, इसलिए कोई बहुत बड़ा रहस्य होना चाहिए। हमें खबर वापस लानी होगी। अगर हालात और खराब हुए तो मैं मेजर वांग टेंग को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल सकती हूँ। पेगी की नजर दृढ़ हो गई। उसने अपना फैसला किया और उस दिशा में चल पड़ी जहां शैतान सम्राट जा रहा था। शैतान सम्राट के प्रकट होने के कारण पैगी का पीछा कर रहे शैतान राजा दूसरे मार्गों से चले गए। उसे कोई बाधा नहीं मिली और वह आसानी से बीच की सुरंग में प्रवेश कर गई। इस समय वांग टेंग ने देखा कि एक मोटी काली शक्ति सामने से उसकी ओर दौड़ रही है। वह गंभीर हो गया। दूसरा शैतान सम्राट वापस आ गया था। जैसा कि अपेक्षित था, ये शैतानी अंडाणु उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। कोई भी दुर्घटना होने पर वे तुरंत वापस आ जाते थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग ने फिर भी संकोच नहीं किया। वह तेजी से बाहर निकलता रहा। रुको। गेबाट्रॉस ने वांग टेंग को देखा और उसके हाथों में शैतानी अंडाणु देखकर क्रोधित हो गया। यह मानव चुपके से उनके पास से निकलकर इस गुफा में घुस गया और शैतान के अंडे चुराने का प्रयास किया। धत्तेरी की, अगर शैतान के अंडे को कुछ हो गया तो वह पापी हो जाएगा। जब वह वापस जाएगा तो शैतान टाइटन उसे खा जाएगा। गैबट्रॉस, उसे रोको। गैडबो ने आकर पीछे से चिल्लाया। 2 शैतान सम्राटों ने सुरंग में वांग टेंग को रोक दिया, एक आगे और एक पीछे। हटो। वांग टेंग की रक्तपिपासा फूट पड़ी। उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा फूटी और सामने खड़े काले भूत की ओर टूट पड़ी। धमाका। गैबट्रॉस की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह जम गया। ऐसा लग रहा था कि वह लाशों के पहाड़ में फंस गया है और हिलने डुलने में असमर्थ है। क्या आपको लगता है कि ये काली आत्माएं मौत से नहीं डरती थी? नहीं, वे डरती थीं। वे अपने से ज्यादा शक्तिशाली लोगों से भी डरती थीं। हत्या का कितना प्रबल इरादा है। ये कैसे संभव है? गैबट्रॉस हैरान था। वह हिल नहीं सकता था। मौत की छाया ने उसे घेर लिया था जबकि रक्तपिपासु आभा ने उसे थरथराया। यह अविश्वसनीय था। वह एक निम्न स्तरीय शैतान सम्राट था जबकि मानव केवल एक दिव्य स्तर का मार्शल योद्धा था। फिर भी उसके पास इतनी शक्तिशाली हत्या करने की मंशा थी। वांग टेंग तेजी से आगे बढ़ा। अचानक उसके शरीर से एक अजीब सी हलचल निकली। क्षेत्र की शक्ति फैल गई और उस काले भूत को घेर लिया। फिर उसने पूरी गुफा को ढक लिया। गैबट्रॉस को एहसास हुआ कि ब्लडस्ट अल्टिमा से आजाद होने के बाद वह एक अजीब क्षेत्र में डूब गया था। वह चकित था। डोमेन। उसे लगा कि वह कोई भूत देख रहा है। इस दिव्य स्तर के मार्शल योद्धा के पास एक विशाल रक्तपिपासा चरम सीमा और एक डोमेन था। अरे, ये सनकी आदमी कहां से आ गया? धमाका। एट नोबलबन एट। इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, उस क्षेत्र में पवित्र श्वेत ज्वाला का एक बड़ा हिस्सा भड़क उठा। यह आग के समुद्र में बदल गया और उसकी ओर उमड़ पड़ा। पवित्र ज्वाला। गेबाट्रॉस घबराहट में चिल्लाया। मेजर वांग टेंग को अपना बलिदान व्यर्थ न जाने दे। पवित्र ज्वाला। अग्नि डोमेन। वह क्षेत्र जो दोनों का सम्मिश्रण था, अंधेरे प्रेतों से निपटने के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। यह तकनीक कुछ शोध के बाद उनके दिमाग में आई। डोमेन में दिव्य ज्वालाओं को एकीकृत करके शक्ति कम से कम 30% बढ़ जाएगी। वांग टेंग ने पीछे देखा और मुस्कुराया। निम्न स्तरीय शैतान सम्राट को मारना आसान नहीं था, लेकिन उसे पकड़ना बेहद आसान था। ऐसा करने के लिए उसके पास कम से कम 1 दर्जन तरीके थे। उसने उस काले भूत को पीछे छोड़ दिया और बाहर की ओर भागना जारी रखा। उसी समय पीछे से आ रहे अंधेरे प्रेत समय पर नहीं रुक सके और वांग टेंग के क्षेत्र में प्रवेश कर गए। पवित्र ज्वाला द्वारा निर्मित क्षेत्र में कुछ अंधकार में प्रेत दयनीय ढंग से चीख रहे थे और कूद रहे थे। पवित्र ज्वाला का उन पर बहुत बड़ा संयमी प्रभाव था। एक बार जब वे आग की लपटों में फंस जाते तो उनकी अंधेरी शक्ति जल जाती। अंधकार में शक्ति ईंधन की तरह थी, जिसने पवित्र ज्वाला को और भी अधिक हिंसक रूप से जला दिया। शैतान के कवच पर भी जलने के निशान थे, डार्क ऑपरेशन का मजबूत शैतान कवच। अगर समय दिया जाता तो आग कवच को जला देती। 2 निम्न स्तरीय शैतान सम्राटों को दूसरों की परवाह नहीं थी, इसलिए उन्होंने उस क्षेत्र पर उन्मत्त आक्रमण कर दिया तथा अपनी संयुक्त शक्ति से उसे नष्ट कर दिया। वांग टेंग द्वारा राज्य को मजबूत नहीं किया गया था। ये शैतान सम्राटों के हमलों का सामना करने में सक्षम नहीं होगा, लेकिन उन्हें कुछ समय तक रोके रखना अच्छा ही रहा। जब तक वे डोमेन से छुटकारा पा चुके, वे वांग टेंग को देख नहीं सके। गर्जन। दोनों शैतान सम्राटों के शरीर पर जलने के निशान थे और वे बदहवास लग रहे थे। उनके चेहरे काले पड़ गए थे। पीछा करना। वे लगभग पागल हो रहे थे। बिना किसी हिचकिचाहट के वे उस दिशा की ओर बढ़ गए जहां वांग टेंग ने छोड़ा था। शैतान का अंडा अभी भी उसके हाथ में था। भले ही वे मर जाएं, लेकिन उसे वापस पाना ही होगा।
अल्पविराम। पेगी अचानक रुक गई। उसे लगा कि एक घनी काली शक्ति उसकी ओर बढ़ रही है। उसके चेहरे का हाव भाव पूरी तरह बदल गया। कितनी शक्तिशाली अंधेरी शक्ति! यह क्या हो सकता है? क्या मेजर वांग टेंग को पहले ही 2 शैतान सम्राटों ने मार डाला है? लेकिन यह अंधकार में शक्ति उस शैतान सम्राट से भी अधिक भयानक प्रतीत होती है। जैसे ही वे इसके बारे में सोच रहे थे, अचानक वह अंधकार में शक्ति रुक गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। चारों ओर अंधेरा था और पैगी केवल एक धुंधला सा चित्र ही देख पा रही थी। वह अस्तित्व क्या है? सिर एक गोल गेंद की तरह विशाल था, लेकिन शरीर किसी आम इंसान से अलग नहीं था। यह वाकई अजीब और असामान्य था। वह क्या है? पेगी ने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था और वह संदेह से भरी हुई थी। बड़े सिर वाली शैतान जाति कब थी? क्या ये कोई नई जाति है? तुम अभी भी क्या कर रहे हो? जल्दी करो और जाओ। ठीक इसी समय वांग टेंग की आवाज उसके कानों में गूंजी। मेजर वांग टेंग। पैगी आश्चर्यचकित थी। यह मेजर वांग टेंग था, कोई काला भूत नहीं। लेकिन उसका सिर इतना बड़ा क्यों था? नहीं, यह उसका सिर नहीं है। उसके पास कुछ होना चाहिए। चलो, 2 निम्न स्तरीय शैतान सम्राट पकड़ रहे हैं, वांग टेंग ने कहा। क्या हो रहा है? पैगी को सोचने का समय नहीं मिला और वह तुरंत भाग गई। हालांकि उसे अभी भी पूछना था। हम वापस आकर इस बारे में बात करेंगे। मेरे करीब मत आना। आगे बढ़ो, वांग टेंग ने कहा। पैगी को भी पता था कि यह बातचीत करने का समय नहीं है, इसलिए वह तेजी से वहां से चली गई। धमाका। पीछे से भयंकर विस्फोट की आवाजें आ रही थीं। अंधेरे बल की एक भयावह लहर चारों ओर फैल गई, जिसमें शैतानी भूतों की दहाड़ भी शामिल थी। पेगी का दिल धड़क उठा। वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि वांग टेंग ने शैतान सम्राटों को इस तरह क्रोधित करने के लिए क्या किया होगा। वे पागल हो रहे थे। जाओ, जाओ, वांग टेंग ने पीछे से जल्दी से चिल्लाया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। गोल्डन क्रिसेंट ब्लेड उड़कर ऊपर से गुजरा और गलियारे के ऊपरी हिस्से को चीरता हुआ निकल गया। चट्टानों का एक हिमस्खलन गिर पड़ा, जिससे उसके पीछे का रास्ता अवरुद्ध हो गया। इसी तरह वे दोनों ऊपर की चट्टानों को तोड़ते हुए भागते रहे। कुछ देर बाद उन्हें रोशनी दिखी और वे प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। बंद प्रवेश द्वार खुल गया, जिससे युद्ध का शोर अंदर आने लगा। वांग टेंग अपने साथ लाए योद्धाओं का दल अंधेरे भूतों से युद्ध कर रहा था। वे दोनों प्रवेश द्वार से बाहर भागे। पैगी ने अंततः देखा कि वांग टेंग क्या ले जा रहा था, और उसकी सुंदर आंखें बड़ी हो गईं। ये एक शैतानी अंडाणु है। एक खुफिया अधिकारी के रूप में पेगी ने स्वाभाविक रूप से शैतान के अंडे को पहचान लिया। हालांकि वह पहले तो बहुत आश्वस्त नहीं थी, लेकिन इसे स्पष्ट रूप से देखने के बाद उसने अपने संदेह की पुष्टि की। तब उसे एहसास हुआ कि अंधेरे प्रेत का रहस्य ये शैतान का अंडा हो सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि 2 निम्न स्तरीय शैतान सम्राट पागल हो गए और उनका पीछा करते रहे। जैसा कि हुआ, वांग टेंग ने उनका अंडा चुरा लिया। ये बहुत आश्चर्यजनक था। एट नोबल एट। उसके लिए यह विश्वास करना कठिन था कि वांग टेंग ने शैतान के अंडे के करीब जाने की हिम्मत कैसे की। एड्स बाय पब फ्यूचर। अगर प्रकाश गुट के लोग शैतान के अंडे के करीब पहुंच गए, तो वे भ्रष्ट हो जाएंगे। इसमें कोई अपवाद नहीं था। कोई आश्चर्य नहीं कि वांग टेंग ने उसे उसके पास जाने नहीं दिया। अगर वह करीब पहुंच जाती, तो शैतान के अंडे से भ्रष्ट हो जाती। उसने इस बारे में बहुत सोचा और उसके दिल में मिश्रित भावनाएं थीं। उसने मान लिया कि वांग टेंग इस शैतानी अंडाणु को नष्ट करने के लिए खुद को बलिदान करना चाहता था। पैगी की आंखों में प्रशंसा और उदासी थी। उसी समय अन्य मार्शल योद्धाओं और अंधेरे प्रेतों ने भी शैतानी अंडाणु को देखा। मार्शल योद्धाओं के मन में भी पेगी की तरह ही विचार थे। उनके चेहरे सम्मान और दुख से भरे हुए थे। उसे शैतान का अंडाणु छीनने मत दो। उसे रोको। इस इंसान को मार डालो। अंधेरे प्रेत जंगली दहाड़ने लगे और अन्य योद्धाओं को पीछे छोड़कर सीधे वांग टेंग पर हमला बोल दिया। वाह! वांग टेंग बहुत सदमे में था। क्या ये सभी काली आत्माएं उत्तेजक पदार्थों के प्रभाव में हैं? वे इतने उत्तेजित क्यों हैं? उन्हें रोको। मेजर वांग टेंग शैतानी अंडे को नष्ट करने के लिए खुद को बलिदान कर रहे हैं। हम इन अंधेरे भूतों को अपना रास्ता नहीं अपनाने देंगे। पेगी ने अपनी तलवार उठाए और एक सैनिक की तरह चिल्लाया जो अपनी जान देने वाला था। हाँ, उन्हें रोको। मेजर वांग टेंग को अपना बलिदान व्यर्थ न जाने दो। मेजर वांग टेंग, जाओ। हम अंधेरे प्रेतों को रोक देंगे। एक एक करके मार्शल योद्धा आगे बढ़े और अंधेरे प्रेतों से लड़ने लगे, जिससे वांग टेंग के लिए समय मिल गया। वांग टेंग उलझन में था। उसने कब कहा कि वह अपना बलिदान देने जा रहा है? क्या उन्होंने कुछ गलत समझा? क्या वह इतना निस्वार्थ व्यक्ति था? उसके मन में कई तरह की शंकाएं उभर आईं। उसे इस बात का बुरा लग रहा था। ये सही नहीं था। धमाका। पीछे से दहाड़ने की आवाज आई।
दो निचले दर्जे के शैतान सम्राट और करीब आ रहे थे। नहीं, जल्दबाजी में कोई काम मत करो। वांग टेंग के हाव भाव बदल गए जब उसने उन्हें आवाज दी। मेजर वांग टेंग, कुछ मत बोलो, जल्दी जाओ, हम इन काली प्रेतों को रोक देंगे, पैगी ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। वांग टेंग, ये सही है मेजर वांग टेंग, जाओ, जल्दी जाओ, जाओ, हम इन काली आत्माओं को तुम्हारे पास नहीं आने देंगे। अन्य योद्धा एक के बाद एक चिल्लाए। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग लगभग भावुक हो गया। चुप रहो। एक पल के बाद उसने दहाड़ते हुए सबको चुप करा दिया। जाओ, तुम सब जाओ, अगर तुम नहीं जाओगे तो बहुत देर हो जाएगी। नहीं, मेजर वांग टेंग, अगर हम चले गए तो आप नहीं जा पाएंगे, पैगी ने कहा। बकवास, मैं जब चाहूं तब जा सकता हूं। मुझे तुम सब की जरूरत नहीं है कि तुम सब मेरी जगह आओ। अगर तुम सब यहाँ हो तो मैं नहीं जा पाऊंगा। बकवास बंद करो और जल्दी से चले जाओ। वांग टेंग इन लोगों से परेशान था। अभी जाओ, शैतान सम्राट जल्द ही आ रहे हैं। तुम सिर्फ मुझे नीचे खींचोगे। सभी लोग झिझक रहे थे। वे उसे अकेले छोड़कर भाग नहीं सकते थे। यह आदेश है, चले जाओ। वांग टेंग फिर चिल्लाया। ठीक है, चलो चलते हैं। पैगी की आंखें भर आई और आंसू उसके गालों पर टपकने लगे। लेकिन उसे रोकते हुए उसने दांत पीस लिए। चलो, पीछे हटो। मेजर, अन्य योद्धा दुख से चिल्लाए। यहां से चले जाओ, मैं नहीं मरूंगा। वांग टेंग को खून की उल्टी आने लगी जब उसने उनके हाव भाव देखे। सबको लगा कि वह मरने वाला है। क्या वह इतना कमजोर था? ये लोग उस पर नजर रख रहे थे। यह तो बस शैतान का अंडा था। उन्होंने ऐसा दिखाया कि वह जल्द ही मरने वाला है। अंत में पेगी मार्शल योद्धाओं के साथ चली गई। उन्होंने वांग टेंग पर एक आखिरी नजर डाली, मानो वे उसे अपने दिल में उकेरना चाहते हो। जब वांग टेंग विपरीत दिशा में भागे तो अंधेरे प्रेत उनका पीछा नहीं कर रहे थे। उनका ध्यान शैतान के अंडे पर था। उन्हें किसी और चीज की परवाह नहीं थी। दो निचले स्तर के शैतान सम्राट नीचे से बाहर निकले और शैतानी अंडे की उपस्थिति को महसूस किया। फिर वे वांग टेंग की दिशा में आगे बढ़े। वांग टेंग ने पीछे देखा और राहत महसूस की जब उसने देखा कि सभी अंधेरे प्रेत उसका पीछा कर रहे थे। यह अच्छा है, यह अच्छा है। वे सब यहाँ हैं। वह ऐसा बड़ा काम कर सकता है। इन सभी अंधेरे प्रेतों को मारने से बहुत सारे गुण बुलबुले उत्पन्न होंगे। वांग टेंग ने 1 दर्जन किलोमीटर तक उड़ान भरी और आखिरकार एक नंगे पहाड़ की चोटी पर उतरा। फिर उसने शैतान के अंडे को अपने पैरों के नीचे फेंक दिया और उस पर खड़ा होकर अंधेरे प्रेत के आने का इंतजार करने लगा। जल्द ही 2 निम्न स्तरीय शैतान सम्राटों के नेतृत्व में दर्जनों काले धब्बे दूर से आ गए। वे वांग टेंग को देखकर रुक गए। मानव, तुम भाग नहीं सकते। गैडबॉ ने वांग टेंग को घूर कर देखा। गैबेट्रॉस ने कहा, शैतान का अंडा मुझे सौंप दो और मैं तुम्हारी लाश को बरकरार रखूंगा। क्या तुम दिवास्वप्न देख रहे हो? वांग टेंग ने दोनों शैतान सम्राटों को देखा और हंसा। अभी भी मौत के कगार पर जिद्दी, गैडबॉ ने गंभीर भाव से कहा। उसके साथ बकवास मत करो। चलो उसे मार देते हैं और शैतानी अंडाणु वापस ले लेते हैं, गैबेट्रॉस ने कहा। उत्साहित मत हो, तुम्हारा शैतानी अंडाणु अभी भी मेरे पास है। वांग टेंग ने प्रकाश की एक तलवार को संघनित किया और उसे शैतानी अंडाणु पर सरका दिया। बताओ, अगर मैं इसे छू लूं तो क्या होगा? तुम्हारी हिम्मत मत करना, गैडबॉ ने दहाड़ते हुए कहा। स्लैश। हालांकि वांग टेंग की प्रतिक्रिया तलवार का निर्दयी प्रहार थी। शैतानी अंडे की तीखी चीख के साथ ही विनाशकारी आत्मा तरंगें आसपास के वातावरण में फैल गईं।